वंस अगेन वेलकम टू जेआरएफ जोन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सभी पेपर 1 की पीवाईक्यू की सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज की वीडियो में हम 21 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 में जो पेपर हमसे पूछा गया था उस पूरे पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 21 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 में हमसे किस प्रकार के सवाल इनपुट किए गए थे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। अब देखिए, सेशन के स्टार्ट में 1 से लेकर 5 तक का जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो डेटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित सवाल होता है। इसमें आपको एक टेबल दे दिया जाता है और टेबल से संबंधित आपसे क्वेश्चन इनपुट किए जाते हैं और उस टेबल के बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं जिनको आपको पढ़ के उस टेबल को समझना होता है और उस टेबल के आधार पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर आपको देने होते हैं। तो पहले तो हम इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस में एक टेबल दी गई है आपको, उसमें एमटेक कंप्यूटर विज्ञान के विद्यार्थियों का प्रतिशत हमको बतलाया गया है। ये टेबल है, इस टेबल में कंप्यूटर विज्ञान के जो छात्र हैं उनका प्रतिशत, ये देखिए पहला कॉलम जो है परसेंट का है, यहाँ पे प्रतिशत हमको दिखलाया गया है। ठीक है। दूसरा, जिन्हें 2019 से 23 के बीच मतलब 5 वर्षों के दौरान का जो डाटा दिया गया है वो ये दिया है। कई एक ट्रेड है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर गुणवत्ता आश्वासन है, सॉफ्टवेयर विकास है और अन्य क्षेत्र, मतलब ये 4 ट्रेड के डेटा आज आपको दे दिए गए हैं। दूसरा, अब इन्हीं जो वर्ष हैं मतलब 19 से 23 वर्षों के दौरान ही इन विद्यार्थियों का औसत आरंभिक मासिक वेतन दिया गया है। जो देखिए ये 54,500, 51,700, 52,900 ये क्या है, इनका औसत आरंभिक मासिक वेतन है। दूसरा दिया गया है वर्ष 2019 से 23 के बीच में जो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी हैं उनकी संख्या को भी बतला दिया गया है। 800, 600, 1100, 1200 और 1000, मतलब कि 19 में 800, 20 में 600, 21 में 1100 और 22 में आपका 1200 और 23 में 1000, मतलब ये उत्तीर्ण होने वाले छात्र हैं। ये पूरा डाटा यहाँ पे दिखाया गया है और इसी डेटा के आधार पे हम सवाल पढ़ते हैं। जो पहला सवाल दिया गया है, हमको एमटेक कंप्यूटर विज्ञान के विद्यार्थियों का वर्ष 2023 में प्रदत्त औसत मासिक वेतन वर्ष 2022 की अपेक्षा कितना % अधिक है। ऐसे जानिए जो 2023 में ये औसत मासिक वेतन, यहाँ पे मासिक वेतन दिया गया है, वो 2022 के औसत मासिक वेतन से कितना % अधिक है, इसी की बात की गई है। अब देखिए, पहले तो हम डेटा हमको जोड़ना पड़ेगा भाई, 2022 का 2023 का डेटा निकालना पड़ेगा। तो पहले हम 2022 का डेटा निकालते हैं और देखिए इसको 2022 के लिए सभी वेतनों को हमको जोड़ना होगा क्योंकि औसत भी निकालना है। तो सबके लास्ट में देखिए 00 है, तो 00 को हम इग्नोर करके जोड़ना शुरू करते हैं। 2 और 2 6 8 है, 8 6 14 है, 14 4 18, 18 का 8 हासिल 1 है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। फिर हो गया 9 9 9 18, 18 7 25 और 25 6 31 होता है, 31 1 32, अब हासिल 3 हो गया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, 16 7 23 हो गया और 23 6 होता है 29 और 29 3 होता है 32, 32 28 इसका योग बन गया। अब 00 हमने छोड़ा था, 00 लास्ट में हम बढ़ा ले रहे हैं। ठीक है। तो जो 2022 का जो एवरेज मतलब कि सभी का सैलरी का योग आया है वो 32 28 00 आया है, लेकिन हमसे एवरेज की बात की गई है, एवरेज कहा गया, तो इसी में हम 4 का भाग कर देंगे। तो 4 8 32 ऐसे चला जाएगा, फिर डबल डिजिट आप लाएंगे तो आपको एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, 4 7 28 होता है और 00 तो 00 आ जाएगा यहाँ पे। अर्थात 2022 का जो औसत मासिक वेतन है वो 80,700 है। अब 2023 की तरफ चलते हैं। 2023 में देखिए सबको जोड़ना शुरू करते हैं। 00 सबके लास्ट में है तो इसको अभी हम छोड़ के रखते हैं। 1 होता है, 1 2 3 होता है, 3 4 7 होता है और 7 4 11 होता है। ठीक है। 7 4 11 होता है, 11 का 1 हासिल 1 लगा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। फिर से चलते हैं। 8 और 8 2 10 होता है, 10 6 16 होता है और 16 5 21 होता है, 21 1 22 होता है। अब हासिल 2 लगा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। फिर चलते हैं 9 की तरफ। 9 होता है, यहाँ पे 0 है, 9 8 17 होता है, 17 7 24 होता है, 24 2 26 हो जाएगा, हासिल फिर भी 2 लगा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। अब एक डिजिट इसमें ज्यादा है तो 1 और 2 3 हो जाएगा, अर्थात इसका जो जवाब आया 36 21। 00 हमने छोड़ रखा था, 00 हमने ले लिया। इसका भी एवरेज तो हमको देखना ही पड़ेगा, तो एवरेज के लिए हम 4 से भाग कर रहे हैं, तो ये 4 से 9 टाइम ले जाएंगे, 4 9 36 होता है। अब डबल डिजिट उतारेंगे तो एक 0 बढ़ाएंगे, 4 5 21 होता है, 4 दूना 8 होता है और 4 5 20 होता है। तो 90 525 और 80 700 ये 2022 की औसत मासिक वेतन है और यह 2023 का मासिक वेतन है। कितना % अधिक है आपको ये जानना है, तो पहले हम क्या करेंगे भाई, कितना अधिक है हम यही देख लेते हैं।
तो हम इसको घटा के देख लेते हैं। 80 700 की संख्या इसमें से हम निकाल देंगे तो 5 2 और 7 में 15 में 7 गए हो जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 9, कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 8 2 5, ये 2023 का वेतन इतना अधिक है तो 9 8 2 5 गुणे हम किससे ले आएंगे, 100 ले जाएंगे और क्या करेंगे फिर 80 700 2022 से कंपेयर कर रहे हैं तो 80 700 हम नीचे लेके चले आएंगे। ठीक है, अब इसको आप अगर कैंसिल आउट करिए तो इसको ऐसे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब इसको अगर हम भाग करके देखेंगे तो 9008 मतलब कि 9825 में 807 का भाग कर लीजिए। 9825 में 807 का जब भाग करने जाएंगे तो पहला तो यही ले जाएंगे, 807 आ जाएगा। 807 आएगा तो 12 में 7 के 5, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आएगा आपका यहाँ पे क्या, यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5, 9 8 2 5, 9 8 2 5, ठीक तो है। अब इसमें आ जाएगा 5। अब इसमें फिर से आप लेके भाग करके लेके चलिए, 12 में 7 के 5 हो गया, यहाँ पे से 9, यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 1, गलती हो रही थी। ठीक है, तो ये 1755 है तो 860 का गुणा 2 में ले जाइए, तो 2 में ले जाएंगे तो 807 दूना क्या हो जाएगा, 2 7 14 का 4 हो जाएगा और फिर 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, 1614 हो जाएगा तो 5 में से 4 गए 1 और 5 में से 1 गए 4, फिर 7 में से 6 गए 1। ठीक है, अब ये तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव ले आएंगे, 0 ले जाएंगे। फिर अब 800 दूना तो जाएगा नहीं, 801 के जाएगा। ठीक है, तो 807 ले जाएंगे तो 10 में 7 गए 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 10 में 7 गए 3, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से उधार लाएंगे तो ये हो जाएगा पूरा कितना, 10 में 7 गए 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 0 में 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ से आएगा 14 में 60 गए 6। अब फिर भाग नहीं जाएगा तो हम 0 बढ़ाएंगे, फिर 800 से फिर भाग आगे भाग करेंगे तो 807 ले जाइए जरा, 807 8 5 40 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 70 ही जाएगा। 807 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा और 7 8 56 हो जाएगा, 5649 ये जाएगा। 5649 को अगर घटा के देखेंगे कुल मिला के आपको मिला कितना, 12.17। 12.17 देखिए यहाँ पर है। देखिए इतनी भाग करने की भी आवश्यकता नहीं थी, जैसे आप 1 से 2 डिजिट में गए, यहाँ से यहाँ गए थे, तभी आप आंसर 12.17 लगा के जा सकते थे। ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखलाने के प्रयास में 12.17 तक मैं गया, नहीं तो इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं थी। जैसे यहाँ पे 1 आया फिर 2 आया, तुरंत आंसर इसका क्लियर हो गया था, यहीं से आप टिक करके यहाँ से हट सकते थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 12.17% 2023 का वेतन 22 की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये एनटीए द्वारा निरस्त कर दिया गया था, इसमें औसत मासिक वेतन पूछा गया है। जो यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं वो कोई विकल्प इसमें मैच नहीं कर रहा था, इसलिए इसको निरस्त कर दिया गया था। थर्ड है वर्ष 2019 के संदर्भ में वर्ष 2023 में हार्डवेयर में रोजगार के औसत शुरुआती वेतन प्रतिमाह का प्रतिशत क्या है। ठीक है, 2019 में औसत मासिक वेतन देखिए कितना है, हार्डवेयर में पूछा गया ना, तो 2019 में औसत मासिक वेतन कितना है, 54,500 है। कितना है, 54,500 है। 2019 में जो मासिक वेतन है वो 54,500 है। दूसरा अब कहा गया है कि 2019 से और 23 में अगर आप देखेंगे तो 23 में मासिक वेतन है वो कितना है, 9800। कितना है, 23 में अगर आप देखेंगे तो ये है आपका 98 और 100 है। तो क्या पूछा गया है भाई, कितना प्रतिशत है। ठीक है, यही पूछा गया है हमसे, तो आप इसका अंतर देख लीजिए। 9800 में से अगर इसको निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, 98 और यहाँ पे 100, फिर 54,500 आप निकालेंगे, 00 00, 11 में 5 गए 6 और 7 में 4 गए 3 और 9 में 5 गए 4। ठीक है, कितना मिल रहा है, 43600, 43600 गुणे का 100। और किसके संदर्भ में पूछा जा रहा है, 2019 के संदर्भ में पूछा जा रहा है। 2019 में कितना वेतन है, 54,500 है। ठीक है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए और 43600 में 545 का भाग कर लेंगे। ठीक है, 43600 में अगर हम 545 का भाग करेंगे, देखिए 545 मतलब 8 अगर जाएगा तो 5 8 40, 4000 के आसपास आएगा। तो 545 में अगर हम 8 का गुणा कर रहे हैं तो देखिए जरा, 8 45, 8 चौक 32 और 32, 8 45, 8 चौक 32, 4 36 हो जाएगा और फिर 8 पचे 40, 40 3 43, ये 43,600 बनेगा। ठीक है, 43,600 बनेगा। तो यहाँ अच्छा 8 जा रहा है ना, तो ये बन जाएगा आपका 4360। ठीक, 8 और भाग जाएगा नहीं 0, अर्थात ये 80% बन जाएगा। कितना,
80% इसका बन जाएगा। तो ये इस तरीके से आप तीसरे क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो होगा इसका 80% हो जाएगा। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते, लिखा है सभी 5 वर्षों में हार्डवेयर में रोजगार पाने वाले छात्रों की संख्या और SQA में रोजगार पाने वाले छात्रों की संख्या से कितना कम है, ये पूछा गया है। सभी 5 वर्षों में हार्डवेयर में रोजगार पाने वालों की संख्या। अब हार्डवेयर कहाँ है, देखिए हार्डवेयर यहाँ पर है। सभी 5 वर्षों में देखेंगे तो पहले हम 2019 का बात करें, 2019 का, फिर 2020 का, फिर 2021 का, फिर 22 का, फिर 23 का। बारी बारी से हम देखते चलते हैं। पहले हार्डवेयर की हम बात कर रहे हैं। देखिए खूब ध्यान से इसको निकालना सीखिए। 2019 में देखेंगे तो पास होने वाली संख्या कितनी है, 800 है। 2019 में देखेंगे तो 22% लोग पास है। हमने 1% और 10% का आपको नियम बतलाया ही है, ठीक है। तो 800 का अगर आपको 22% निकालना है तो आप कहेंगे सर तुरंत 800 का 10% 80 होता है, तो इसका आप इसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए तो 20% मिल जाएगा। 80 में 2 का गुणा करेंगे तो 160 हो जाएगा। और 80 का 800 का अगर 1% पूछा जाए तो 8 होगा। तो आपको 2% चाहिए, ठीक है। तो 8 दूना 16 अर्थात 80 80 160 और उसमें 16 जोड़ देंगे तो 176 बन जाएगा। कितना, 176 बन जाएगा। इसी प्रकार 2020 का भी निकाल लीजिए। 2020 का जो पास होने वाली संख्या 600 है और 2020 में कितना परसेंट लोग पास हुए हार्डवेयर में, 17% है, ठीक है। 600 का 17% निकालेंगे, बहुत सरल है। 600 का 10% 60 होता है, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। प्लस क्या करेंगे, अब 7% आपको निकालना है तो 600 का 1% 6 होता है, 6 सत्ते 42 अर्थात इसको आप जोड़ेंगे तो 102 बन जाएगा, 20%, ठीक है। 2021 का अगर आप देखने चाहेंगे, 2021 में 1100 लोग पास हैं। 2021 में पास होने वालों की संख्या कितनी है, 23% है, ठीक है। अब 23% है तो 10% 110 होता है। खूब ध्यान से देखिएगा, 110 होता है। अब 110 प्लस 23% है तो 110 प्लस 110 20% हो गया, प्लस 23 है तो 11 इसका 1% होगा, 3% 11 3 33 हो जाएगा। अब जरा इसी को जोड़ लीजिए, 110 और 110 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 220 और 220 में 33 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 253, ठीक है। अब आप आ जाइए 2022 में। 22 में देखिए परसेंट कितना है, 19। पास होने वाली संख्या कितनी है, 1200। तो अब 19% आपको निकालना है। तो अगर 1200 का 10% देखेंगे तो 120 आएगा, ठीक है। 120 आएगा, प्लस अब 10% और देखेंगे तो 120 आएगा। इसका 1% कितना है, 1% इसका 12 है, 1% इसका 12 है। अर्थात अगर 120 में से आप 12 निकाल देंगे, 120 में से 12 निकाल देंगे तो उतनी संख्या आपको मिल जाएगी। कितना का है, 2000 कहाँ गया भाई, 2022 निकाल रहे हैं ना। 2022 का 1200 पर बच्चे 2022 में पास हुए हैं और पास होने वालों का परसेंटेज कितना है, 19% है। 1200 का अगर आप 19% निकालेंगे तो जैसे अगर 1200 का 20% आप निकाल रहे हैं तो 240 हो रहा है। अब उसी में से 12 निकाल देंगे तो 228 बन जाएगा। अर्थात कितना बन रहा है कि 120 में से अगर आप 12 निकाल रहे हैं तो 120 में से 12 निकालने का मतलब है कि वो 108 बन जाएगा, ठीक है। प्लस ये कितना बन जाएगा, 228 बन जाएगा। अब 23 पे आइए। 23 में देखेंगे तो 32% और संख्या कितनी है, 1000। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार इसका मतलब हम आपको बतला देते हैं, जैसे हम कैसे निकाल रहे हैं। जैसे 2023 का निकाल रहे हैं, 2023 में पास होने वाली संख्या कितनी, 32% और पास हुए हैं कितने, 1000। तो 1000 में से हम 32% यही हम निकाल रहे हैं, जान लीजिए। अब चाहे इसको आप ऐसे लिखिए, चाहे आप ओरल करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो 1000 का अगर आप 30% देखेंगे तो 1000 का 30%, इसका 100, 1000 का 10% 100 है तो 30% कितना हो जाएगा, एक तो ऐसे जानिए 300 हो जाएगा। प्लस आपको 2% और निकालना, 1000 का 1% 10 हो जाएगा। तो 2% और निकालेंगे तो 2% 20 हो जाएगा। अर्थात इसको उत्तर जो बनेगा क्या, 320 बन जाएगा। कह रहा है सभी 5 वर्षों में हार्डवेयर में रोजगार पाने वालों के छात्रों की संख्या। ये सभी 5 वर्षों में रोजगार पाने वाले छात्र हैं हार्डवेयर में। अब इनका आप योग कर लीजिए। योग टोटल अगर करने जाएंगे तो 6 हो जाएगा, 6 2 8 होगा, 8 3 11 होगा, 11 और 8 19 होगा, 19 का 9 हो जाएगा। हासिल एक ध्यान में रखिएगा। अब 7 आएगा और 7 5 12 आएगा, 12 2 14 आएगा और 14 2 16 आएगा, 16 1 17 आएगा। हासिल फिर से एक बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा। 1 आएगा, 1 1 2 आएगा, 2 2 4 आएगा, 4 2 6 आएगा और 6 3 9 आएगा और 9 1 10 आएगा। 1079 इसका टोटल बन रहा है। इसका 1079 हार्डवेयर में रोजगार पाने वाले हैं, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यही है ना, SQA। ये वाला है। अब SQA का आप अगर आप देखेंगे तो इसी प्रकार आपको 19
20, 21, 22 और 23 का भी निकालना होगा। अगर 19 की आप तरफ चलोगे, देखिए 19 में कितना परसेंट है, 36% है। 19 में पास होने वालों की संख्या कितनी है, आपकी 800 है। 19 में पास होने वाली संख्या 800 है। 800 का 36% आप निकालने जाएंगे तो 800 का 30% निकालना तो आसान है, क्योंकि 800 का 10% 80 है। तो 80 का 10% है, 30% निकालने के लिए 80 में 3 का गुणा करेंगे, 240 आ जाएगा। ठीक है, 236% निकालना है तो यहाँ पे पहले तो 240 ले लीजिए, प्लस 6%, 1% 8 होगा तो 6% 48 होगा, अर्थात 240 में अगर 48 हम जोड़ेंगे तो बन के आएगा 288। ठीक है, अब 2020 की आप तरफ चलो बच्चा। 2020 की तरफ अगर हम चलेंगे, 2020 में पास होने वाली संख्या कितनी है, 600 है। लेकिन यहाँ पे पास होने वाली संख्या SQA में कितनी है, 48% है। अर्थात आप मोटा मोटा जानो कि 50% की तरफ जा रहा है। अगर आप 50% जाएंगे 600 का तो 300 होगा, लेकिन 2% कम है, इसको भी आपको सोचना होगा। 600 का 1% 6 होगा, 600 का 1% 6 होगा तो 2% 12 होगा। अगर 300 में से आप निकालेंगे कितना, 12, तो फिर से वापस आपको बन जाएगा 288 ही बन जाएगा। किसमें, 2020 में भी। 2021 में अगर आप चलेंगे, 2021 में 43% है, तो 1100 का 43% आप निकालने अगर जाओगे तो 1100 का 10% 110 होता है। तो 40% निकालने के लिए उसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा, एक तो पहले 440 बन जाएगा। ठीक है, 440, लेकिन 3% और आपको निकालना है तो 1% 11 बनेगा, तो 3% अगर आप निकालेंगे 11 3 33 बन जाएगा। ठीक है, तो 440 में अगर आप 33 जोड़ रहे हैं तो आपको मिल जाएगा कितना, 473। ठीक है, अब आप 22 का निकालने चलिए। 22 में 37% आपको निकालना है, 37% 1200 का निकालना है। तो 1200 का 30% तो आपका हो जाएगा 120, 120 और 120, मतलब कि कितना हो जाएगा, 360। 360 तो ये हो गया। अब आपको निकालना है 7%, और 1% 12 है तो 7% 84 होगा। तो इसमें अगर आप 84 जोड़ रहे हैं तो 84 जोड़ने के बाद देखिए आपको 4 तो सीधे सीधे मिल जाएगा, और 8 6 14 फिर से 4 मिल जाएगा, और फिर 8 6 14 हो गया, 3 1 4, मतलब 444 मिल गया। ठीक है, अब 23 वाला अगर आप निकालने जाएंगे, 23 में 32% है और यहाँ पे 1000 है, तो 1000 का तो सीधे आपका 300 कितना बन गया, ये 1000 का 300 तो सीधे आ गया। अब 2% आप निकालने जाएंगे तो 2% 10 दूना 20 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 320 इसका योग बन जाएगा। अब 320 बन गया तो अब आप इसको जरा जोड़ लीजिए। 8 8 16 होता है, 16 3 19 होता है, 19 4 23 होता है, 23 का 3 हासिल 2 ध्यान में रखिएगा। 8 8 16, 16 7 23, 23 4 27 और 27 2 29, 29 2 31 हासिल। अब हो गया है 3। ठीक है, 2 2 4 और 4 4 8, 8 4 12, 12 3 15 और 15 3 18, 1813 इसका योग बन जा रहा है। हमसे पूछा गया है कि भाई SQA में पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी कम है, तो कितनी कम है, आप 1813 में से 1079 निकाल दो भाई। तो 13 में से 9 गए कितना हो जाएगा, 13 में से 9 गए तो 4, 13 में से 9 गए, 9 4 13 होता है ना, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे बन जाएगा 10 में 7 गए 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 बन जाएगा, तो 734 इसका राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से आपको थोड़ी सी अप्रोच लगानी पड़ेगी, और यहाँ पे 10% 1% के तरीके से चीजों को आप बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे, वरना इतना कैलकुलेशन करने में आपका अच्छा खासा समय चला जाएगा। तो 10% 1% के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट के सवाल की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर है इसका 734। पांचवें सवाल में देखिए जरा आपसे क्या पूछा गया है कि 2021 में हार्डवेयर में रोजगार पाने वाले छात्रों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रोजगार पाने वालों की तुलना में कितना लाख रुपए अधिक कमाए हैं, प्रतिवर्ष की बात की गई है। ठीक है, पहले 2021 में हार्डवेयर में रोजगार पाने वाले देखते हैं। 2021 में हार्डवेयर में रोजगार पाने वाले कितने हैं। अब देखिए हार्डवेयर में रोजगार पाने वाले 23% है, और वेतन कितना है, 75,500 है, और वार्षिक भी पूछा गया। पहले हम देख लें भाई, जो 2021 में पास होने वाले कितने हैं, 19 20 21, 1100 लोग कुल पास हुए। 1100 का 23%, 1100 का 23% अगर आप निकालने जाएंगे तो पहले तो ऐसे सीखिए कि फिर से एक बार बतला रहे, इसके पहले ही बतलाया है मैंने आपको। 1100 का अगर 23% निकालने जाएंगे तो 20% तो इसका 220 हो गया, 20% कितना हो गया, 220 हो गया। अब 1% 33 है, तो 220 में प्लस 33 जोड़ेंगे तो 253 हो जाएगा। ठीक है, 253, और वेतन कितना है, 75,500 है। ठीक है,
75,500 प्रति वर्ष पूछा गया है, तो एक मासिक वेतन है ना ये 75,500, प्रति वर्ष निकालने जाएंगे तो 12 का गुणा कर देंगे। देखिए थोड़ा सा गुणा बड़ा हो रहा है, मैंने इसको कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू लिख रखी है। आप अगर इसको देखेंगे कैलकुलेट करके तो इसमें आएगा 22, 92, 1800। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब 2021 का हो गया, 2022 की किस में पूछा गया, 2021 के अब SQA की तरफ चलते हैं। ठीक है, SQA क्या पूछा गया है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पूछा गया है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये है। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में देखेंगे तो 21% लोग पास हैं। 2021 में संख्या कितनी थी, 1100। 1100 का 21% कितना होगा, तो 1100 का तो 20% हो गया था, 220। ठीक है, 1100 का 20% 220 हो गया। अब 21 निकालने के लिए 11 उसमें और जोड़ दीजिए, 11 जैसे ही जोड़ेंगे तो 231 हो जाएगा। 231 गुणे कितने का होगा भाई, वेतन कितना है, 70,500 है, 70,500 है। 70,500 का गुणा किसमें करेंगे भाई, मासिक है, वार्षिक की बात की गई तो 12 का गुणा कर देंगे। इन सबको भी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 22 नहीं मिलेगा, 19 मिलेगा। 19, 54, 26, 3 बार 0। ठीक है, 19, 26 2 बार 0, ये इतनी संख्याएं आपको मिलनी है। इतनी संख्याएं जब आपको मिलेंगी तो इसमें से आपको क्या करना है, घटा लेना है। जब इन दोनों को आपस में घटाएंगे, देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, जब इसमें से आप घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 337.92। ठीक है, 337.92, ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। थोड़ा सा गुणा बड़ा हो रहा है, 253 इतना और इतना, मतलब कि 253 में 755 का गुणा 12 का करना है, और यहाँ पे 231 का गुणा 705 में और गुणे 12 करना है। ठीक है, तो अब दोनों को जब आपस में घटाएंगे, कहने का मतलब ये है कि ये 22, 92, 18, 00, चाहे 0 हटा ही दीजिए, दोनों को लास्ट में 00 है। 19, 54, 26 है ना, कितना है, हाँ ठीक है, यहाँ पे गलत लिख रहा है, 22, 92, 18, 00 है, ये हो जाएगा 19, 54, 26, 00। इसी को घटा के देखेंगे 337.92 आ जाएगा, तो यही इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस हिसाब से हमने पांचों क्वेश्चंस देख लिए। अब इसका जो राइट आंसर है ये आपका 337.92 ही है, इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से थोड़ी सी अप्रोचेज आपको लगानी होंगी DI के सवालों को सॉल्व करने में। ठीक है, बाकी उम्मीद करता हूं ये पांचों सवाल आपको समझ में आए होंगे। पहले में तो आपने देखा, दूसरा निरस्त कर दिया गया था, तीसरा और चौथा और पांचवा को हमने कैसे हैंडल किया। अब हम चलते हैं DI के अलावा जो सवाल आपसे पूछे गए हैं उसको सॉल्व करने। छठा क्वेश्चन भी आपसे क्या किया गया, NTA द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया था। दरअसल ये जो सीरीज पूछी गई थी, इस सीरीज में कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से इसके ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे थे। ठीक है, अब 7 नंबर की तरफ चलते हैं। ये आपसे टाइप्स ऑफ मेलवेयर से सवाल पूछा गया है। मेलवेयर के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया और समझाया है। जैसे देखिए यहाँ पे वर्म है, वर्म क्या करता है, अपनी डुप्लीकेट कॉपी नेटवर्क के माध्यम से बहुत तेजी से डुप्लीकेट बनाता है खुद को, मतलब कि वो यूजर इंटरेक्शन का वेट नहीं करता है, प्रमोट करता है खुद को, खुद की प्रतियों का प्रचार करता है, प्रसार करता है फटाफट। ठीक है, तो बी फर्स्ट की तरफ चला जाएगा। देखिए ये भी अपने क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है अपनी कॉपीज को थ्रू नेटवर्क के माध्यम से। जैसे ही बी का फर्स्ट गया तो ये सारे विकल्प कट गए। बी का फर्स्ट होते ही ए का चौथा विकल्प इसका राइट आंसर बन गया, चौथा बन गया, तो बी का फर्स्ट हो गया। ट्रोजन हार्स क्या होता है, ट्रोजन हार्स में भी अनएक्सपेक्टेड कोवर्ट इफेक्ट्स होते हैं, कुल मिला के इसमें गुप्त प्रभाव शामिल होते हैं, तो बी का इसमें आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, ए का चौथा हो जाएगा। ए का अगर चौथा हो जा रहा है तो आप देखेंगे सी का दूसरा हो जा रहा है। लॉजिक बम क्या है, लॉजिक बम क्या करता है कि भाई वो पर्टिकुलर प्रोसीजर या किसी विशेष सिचुएशंस में वो अपना कार्य स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और जो चौथा होता है रूट किट होता है, ये इसका तीसरा है। कुल मिला के क्या होता है भाई, ये जो मेलवेयर होता है ये खुद को क्या करता है, छिपा के रखता है, अपनी एग्जिस्टेंस को छिपा के रखता है, जिससे वो क्या करता है, आपकी इंफॉर्मेशंस को हुक कर लेता है। ठीक है, तो ये रूट किट, ट्रोजन, वर्म, लॉजिक बम एंड रूट किट। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसका चौथा विकल्प राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चौथा विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। बारी बारी से हमने इसके बारे में आपको बतलाया ही भी था। ठीक है, मेलवेयर क्या होता है, मेलवेयर एक प्रकार का हार्मफुल आप कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके सिस्टम को क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है। जैसे वायरस के अगर देखेंगे तो वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम या क्लीन फाइल से अटैच हो जाता है। ठीक है,
जिसको स्प्रेड करने के लिए ह्यूमन एक्शन की आवश्यकता होती है, आपके सिस्टम को करप्ट कर सकता है। वर्म पे जाएंगे तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेलवेयर होता है, ये अपनी कॉपी नेटवर्क के माध्यम से खुद बना लेता है और इसका एक मुख्य फीचर होता है किसी भी प्रकार के यूजर इंटरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रोजन हॉर्स पे जाएंगे तो एक प्रकार का लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, ये आपको डिस्गाइज करता है। नेक्स्ट ऑन है रैंसमवेयर, ये आपसे फिरौती मांगता है, पैसा मांगता है, आपके सिस्टम को इनक्रिप्ट कर देता है, बाद में डिक्रिप्ट करने के बदले में आपसे पैसा मांगता है। स्पाईवेयर क्या होता है, ये आपके यूजर की एक्टिविटी को क्या करता है, सीक्रेटली मॉनिटर करते से की लॉगर एक प्रकार का स्पाईवेयर होता है, जो आपके कीबोर्ड पे जो बटन दबा रहे हैं उसको वो क्या करता है, सीक्रेटली मॉनिटर करता है और सामने वाले को प्रोवाइड कर देता है। एडवेयर क्या होता है भाई, अनवांटेड एड्स होते हैं जो कि आप चाहते नहीं हो लेकिन फिर भी वेबसाइट्स पे आपके ईमेल वगैरह में देखने को मिलते हैं। रूट किट क्या होता है, ये एडमिन लेवल कंट्रोल को क्या करता है, गेन कर लेता है, ठीक है, और उसको हाइड कर देता है जिससे आप उसको डिटेक्ट ना कर पाओ। कुल मिला के आपके कंप्यूटर सिस्टम में रहता है और आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हो, आपके एडमिन लेवल कंट्रोल को दूसरे को प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। की लॉगर क्या होता है, ये प्रकार का की स्ट्रोक होता है जो आपके स्टील पासवर्ड को चुरा लेता है। जो की लॉगर है एक प्रकार का स्पाईवेयर भी हुआ करता है। लॉजिक बम क्या है, लॉजिक बम एक प्रकार का मैलिशियस कोड होता है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में रहता है, ठीक है, और हार्मफुल एक्शंस क्या करता है, ये प्रकार का ये डोरमेंट क्रिएट कर देता है जो कि ट्रिगर करता है किसको, जो जासूस होते हैं उनको ट्रिगर्ड करता है कि भाई आपके कंप्यूटर सिस्टम में वो हार्मफुल एक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिशिंग क्या होती है, ये भाई ईमेल, फेक ईमेल मैसेजेज होते हैं जो कि आपको लगते तो हैं ट्रस्टेड सोर्स से आए हैं लेकिन ट्रस्टेड सोर्स से होते नहीं हैं, ठीक है। स्पीयर फिशिंग का मतलब क्या है कि वो किसी पर्टिकुलर को, किसी स्पेशल को, किसी एक व्यक्ति को, किसी एक इंडिविजुअल्स को टारगेट करके फिशिंग जब किया जाए तो उसको स्पीयर फिशिंग हम बोलते हैं, ठीक है। वेलिंग का मतलब क्या है, जब हम किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, उनको बहुत ज्यादा ईमेल भेजते हैं तो उसको वेलिंग बोला जाता है। ऐसे किसी कंपनी के सीईओ को या एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर होता है उन सबको आप टारगेट करके, हाई प्रोफाइल व्यक्ति है उसको टारगेट करके आप अटैक करते हो तो वो क्या कहलाता है, वेलिंग कहलाता है, ठीक है। विशिंग का मतलब है वॉइस फिशिंग, जब हम फोन करके फोन स्कैम्स के माध्यम से आपसे इंफॉर्मेशन निकलवा लेते हैं, चुरा लेते हैं, विशिंग है, ठीक है। इस मिसिंग का मतलब है एसएमएस के माध्यम से फ्रॉडेंट टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं और आपको उसमें लिंक प्रोवाइड करते हैं, उस लिंक के माध्यम से आपसे इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं, ठीक है। बेटिंग का मतलब है कि ऑफरिंग फेक रिवार्ड्स, हम आपको ऑफर करते हैं फेक रिवार्ड्स, आप उसके लालच में पड़ते हो। जैसे इंस्टाग्राम पे पेज वगैरह आप खूब देखते होंगे, आपको फ्लिपकार्ट की वेबसाइट दिखाई जाएगी, ढेर सारे उसमें डिस्काउंट्स दिए जाएंगे, आप उसके चक्कर में पड़ोगे, ना तो सामान मिलेगा और आपकी इंफॉर्मेशन डेबिट कार्ड वगैरह की चुरा ली जाएगी, ठीक है। तो ये विक्टिम्स होते हैं, मेलवेयर्स आपके कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड कर देते हैं और जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हो आपकी इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है प्री टेक्सटिंग, मतलब कि फैब्रिकेट सिनेरियो टू एक्सट्रैक्ट सेंसिटिव डाटा। यहां से भी भाई एक प्रकार की मनगढ़ंत कहानी बनाई जाएगी जिससे आपकी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो निकाल ली जाएंगी, ठीक है। डेनियल आप सर्विस में चलेंगे तो डॉस अटैक है, ये क्या है कि बेसिकली मतलब कि जो ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक को क्रैश करने के पर्पज से डॉस अटैक किया जाता है। मतलब कि ट्रैफिक में हम क्या करते हैं, फ्लूड्स ला देते हैं, बाढ़ ला देना जिसको कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग जब कोई फॉर्म भरते हैं तो लास्ट डेट आती है, तो लास्ट डेट में फॉर्म नहीं भर पाते, क्यों नहीं भर पाते हो, क्योंकि उस वेबसाइट को एक्सेस करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। उसी प्रकार जब हम किसी पर्टिकुलर डेट में किसी पर्टिकुलर वेबसाइट्स को पर डॉस अटैक करते हैं तो बहुत ज्यादा उस पर यूजर्स की संख्या बढ़ा देते हैं, जिससे वेबसाइट ओपन करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। डॉस अटैक मल्टीपल कंप्रोमाइज डिवाइस, ठीक है, मल्टीपल कंप्रोमाइज डिवाइस, जैसे किसी भी पर्टिकुलर एक वेबसाइट को अगर हमें क्रैश करना है तो हम मल्टीपल डिवाइस के माध्यम से, बॉटनेट के माध्यम से उसको एम्पलीफाई करते हैं, यूजर्स की संख्या को ही हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है ईवीएस ड्रॉपिंग से भी सवाल पूछाता है, ठीक है। ईवीएस ड्रॉपिंग का मतलब है सीक्रेटली लिसनिंग टू अनसिक्योर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। आपके कम्युनिकेशन को सीक्रेटली कोई दूसरा सुन रहा है, इसे बोला जाता है ईवीएस ड्रॉपिंग, ठीक है। सेशन हाईजैकिंग पे चलोगे तो स्टेलिंग सेशन कुकीज, हम लोग वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो वेब ब्राउजर में कुकीज स्टोर्ड होती हैं, तो कोई क्या करता है उस कुकीज को क्या करता है, चुरा लेता है, ठीक है। ऐसे में वो आप क्या क्या चीज खोजे हैं उससे संबंधित वो जानकारी निकाल लेता है। वाईफाई स्पूफिंग का मतलब है फेक हॉटस्पॉट टू स्टील डेटा, ठीक है। वो
मतलब कि हॉटस्पॉट्स फेक रहेगा। जब आप उससे कनेक्ट होके अपना इंटरनेट चलाने का प्रयास करोगे तो आपसे संबंधित जो डाटा है वो स्टिल क्या करेगा, वो चुरा लेगा, स्टिल कर लेगा। नेक्स्ट ऑन है डीएनएस स्पूफिंग का मतलब रीडायरेक्टिंग यूजर्स टू मैलिशियस साइट। आपको गलत गलत लिंक दिखाए जाएंगे, आप उस पर क्लिक करोगे, आप किसी मैलिशियस साइट पे मूव ऑन कर जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी आपकी किससे संबंधित, वायरस से संबंधित, मेलवेयर से संबंधित आप कह सकते हो। ठीक है, वायरस भी एक प्रकार का मेलवेयर होता है, तो मेलवेयर से संबंधित थी जो आपसे सवाल पूछा गया था। उम्मीद करता हूं वो सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये सवाल मैंने आपको बताया था। इसमें ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, लॉजिक बम, रूट किट। जो वॉर्म होता है वो क्या करता है, खुद को प्रमोट करता है, नेटवर्क के माध्यम से अपनी संख्या बढ़ा लेता है। दूसरा, अगर आप रूट किट पे जाओगे तो रूट किट क्या था, वो भाई एक प्रकार का आपका जो एडमिन कंट्रोल्स होता है वो क्या कर लेता है, उसको एडजस्ट कर लेता है। यहाँ पे क्या है, लॉजिक बम क्या है, लॉजिक बम पे अगर आप चलोगे तो लॉजिक बम किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस पे वो ट्रिगर होता है, पर्टिकुलर कंडीशंस पे वो अपना कार्य शुरू करता है। ठीक है, इसके अलावा रूट किट बच रहा है, रूट किट को देखेंगे तो ये हो गया। इसके अलावा वॉर्म तो देखा। ट्रोजन हॉर्स का मतलब क्या है, ट्रोजन हॉर्स क्या करता है भाई, वो अप्रत्याशित गुप्त प्रभाव होता है भाई, अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट्स आपको कंप्यूटर सिस्टम में देखने को मिलते हैं ट्रोजन हॉर्स के माध्यम से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चारों प्रकार के जो मेलवेयर्स थे आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये 8वां सवाल है। यहाँ पे पूछा गया द डिस्क्रिप्शंस ऑफ एक्चुअल वर्ड्स रिटन फॉर स्पोकन एंड इमेजेस और पिक्चर्स यूज टू टेल अ स्टोरी फॉल्स अंडर विच कैटेगरी। कह रहा है कि कहानी को बताने के लिए इस्तेमाल किए गए या लिखित या बोले गए वास्तविक शब्दों, छवियों या चित्रों को हम किस श्रेणी में रखते हैं। तो जब हम किसी भी स्टोरी को, किसी भी कहानी को बताने के लिए, चाहे हम टेक्स्ट प्रयोग में ला रहे हैं, चाहे हम इमेज प्रयोग में ला रहे हैं, चाहे हम उसको बोल कर बता रहे हैं, उसको रिटन करके बतला रहे हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ किसके अंतर्गत आता है, वो डिस्कोर्स के अंतर्गत आता है, वो प्रवचन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो डिस्कोर्स है। अब जब हम किसी भी स्टोरी को बतलाते हैं, संप्रेषण का जो माध्यम हम प्रयोग करते हैं, संप्रेषण का जो माध्यम प्रयोग करते हैं विचारों, घटनाओं या कहानियों को व्यक्त करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्कोर्स बोलते हैं। जैसे चाहे कहानी आप लिखित बताओगे, मौखिक बताओगे, पिक्चर्स के माध्यम से बताओगे, किसी भी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से जोड़ के बतलाओगे, तो वो सारी जो सिचुएशंस होती हैं वो डिस्कोर्स कहलाती हैं। जैसे कई टाइम में अब अपने भारत में तो बाबा का खूब प्रचलन है, वो लोग डिस्कोर्स करते हैं, प्रवचन करते हैं। तो प्रवचन ज्यादातर वो लोग क्या करते हैं, स्पोकन के माध्यम से बतलाते हैं, बोलकर आपको बतलाते हैं और समझाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑन है ब्रीडर रिएक्टर के बारे में आपसे पूछा गया है कि ब्रीडर रिएक्टर के बारे में 4 इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो ब्रीडर रिएक्टर है, मोर फिजाइल मटेरियल इज प्रोड्यूस देन कंज्यूम। जितना कंज्यूम करता है उससे ज्यादा वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ये बात तो ब्रीडर के माध्यम से सही है। ठीक है, दूसरा है लेस फिजाइल मटेरियल प्रोड्यूस देन कंज्यूम। ठीक है, ये बात गलत है। कह रहा है कि भाई ये लेस मतलब उपभोग की तुलना में कम विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ये देखिए दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, तो अगर ये अधिक करता है तो कम वाले तो कोई सवाल ही नहीं है। न्यूट्रॉन को मॉडरेटर द्वारा धीमा किया जाता है। भाई न्यूट्रॉन को धीमा नहीं किया जाता है ब्रीडर रिएक्टर्स में, ठीक है, बल्कि ब्रीडर रिएक्टर्स में जो अभिक्रिया होती है न्यूट्रॉन्स की वो धीमी नहीं की जाती है, बल्कि उसको बढ़ाया जाता है। ठीक है, दूसरा है यूरेनियम 238 फिजाइल मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लूटोनियम 239। ठीक है, कह रहा है कि 238 एक विखंडनीय पदार्थ, प्लूटोनियम 239 एक उपजाऊ पदार्थ से उत्पादित होता है। नहीं, इसका कहने का मतलब क्या है, ये Pu 239 जो है, Pu 239 से यूरेनियम 238 बनता है। ठीक है, नहीं, इसी का उल्टा है, यूरेनियम 238 को वो कंज्यूम करता है तो बनाता है वो Pu 239। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे उल्टी बात लिखी गई है। ठीक है, तो ये भी गलत होगा, अर्थात इसका जो पहला विकल्प होगा वो राइट आंसर बन जाएगा। तो पहला इसका सही आंसर है। जो ब्रीडर रिएक्टर्स होते हैं एक प्रकार के, वो भी नाभिकीय रिएक्टर होते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा उत्पन्न तो करते ही हैं, बल्कि अतिरिक्त नाभिकीय ईंधन भी उत्पन्न करते हैं। जो ब्रीडर रिएक्टर्स होते हैं इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो भाई आपको जो फिजिल मटेरियल्स होते हैं उसको प्रोड्यूस करना, इसकी एक विशेषता होती है। दूसरा भाई जो यूरेनियम 238 होता है उससे बन जाता है आपका प्लूटोनियम 239, और जो थोरियम 232 होता है ईंधन के रूप में, उससे बनता है 233। ठीक है, तो अर्थात उपभोग के साथ साथ में ये प्रोड्यूस्ड भी क्या करते हैं, जितना उपभोग करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्रोड्यूस्ड करते हैं। जो ब्रीडर रिएक्टर्स होते हैं वो भी प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है जो कि भारत में मुख्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है, इसमें न्यूट्रॉन को धीमा नहीं किया जाता है, बल्कि न्यूट्रॉन की जो गति है उसको बढ़ाई जाती है। तो इतनी
बातें आप ब्रीडर रिएक्टर से ध्यान में रखिएगा। बाकी और ज्यादा अगर समझना तो इन्वायरमेंट की यूनिट में जाके आप देखेंगे नाभिकीय रिएक्टर्स में हमने ब्रीडर रिएक्टर के बारे में बहुत अच्छे से आपको बतलाया और समझाया है। ठीक है, द जनरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज, संचार के सामान्य संदर्भ को क्या कहा जाता है भाई? संचार जिस कॉन्टेक्स्ट में होता है या जिस सिचुएशंस में होता है उसको हम क्या, संचार पर्टिकुलर किसी सिचुएशंस में ही होता है, तो इसका सही आंसर सिचुएशंस ही होगी। वो जनरल कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन का क्या है? वो जनरल कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन का सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, तो मतलब कि सिचुएशंस में ही संचार पॉसिबल हो पाता है। ऐसे जान लीजिए जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट होता है कम्युनिकेशन का वो क्या है? सिचुएशंस है, जैसे कि प्लेस क्या है, टाइम क्या है, सामाजिक वातावरण क्या है, संप्रेषण का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपके कम्युनिकेशन के आप कह सकते हो कि सामान्य संदर्भ है, जनरल कॉन्टेक्स्ट है जिसमें कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। जैसे एक कक्षा के रूप में देखेंगे तो जो टीचर होता है अगर वो क्लासरूम में है तो फॉर्मल लैंग्वेज प्रयोग करता है, इंस्ट्रक्शनल स्टाइल अपनाता है। अगर वो फ्रेंड्स के बीच में है तो वो इनफॉर्मल लैंग्वेज पे आ जाता है, ह्यूमरस टोन अपना लेता है। अगर वो किसी जॉब में इंटरव्यू मतलब कि इंटरव्यू दे रहा है और तो आंसर वहां पे कर रहा है तो वो बिल्कुल प्रोफेशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा। अगर वो कोई पब्लिक स्पीच डिलीवर कर रहा है तो क्लियर मोटिवेशनल स्टाइल प्रयोग में लाएगा। तो मतलब कि जैसी सिचुएशंस होती है वैसी स्टाइल वो अपनाता है। तो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन को देखेंगे तो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो सिचुएशंस होती है, हम सिचुएशंस के हिसाब से कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन दिया है और सोशल यूनिट यहाँ पे दी गई है। देखिए ऐसे सवाल आपको कम्युनिकेशन के देखने को मिलेंगे, कहेंगे पढ़ाया भी नहीं गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक आप लगाएंगे तो आराम से सवालों को सॉल्व कर लेंगे। जब भी थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्ट सवाल आता है तो वो सवाल के जो विकल्प होते हैं वो बहुत सरल दे दिए गए होते हैं, अगर आप सोच पाए तो आराम से इसको कर लें। जैसे देखिए यहाँ पे सेकंड विकल्प मैं इसको देख पाता हूँ, सबसे सिंपल है, पर्सन इन्वॉल्व इन द कन्वर्सेशन। जो पर्सन कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होता है वो क्या कहलाता है? आप भी जान गए होंगे, पार्टिसिपेंट। जैसे आप किसी खेल में इन्वॉल्व होते हैं तो आप क्या होते हैं? उसके एक पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? एक पार्टिसिपेंट कहलाता है। बी का फर्स्ट हो गया, जैसे ही बी का फर्स्ट हो गया तो चौथा विकल्प सही हो गया, ये सारे क्या हो गए? गलत हो गए। ठीक है, तो इस हिसाब से जब भी क्वेश्चन थोड़े से आउट ऑफ कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे तो वो उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत इजी बना दिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो बी का पहला हो गया तो ए का हो गया चौथा। जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो भाई कैसी, जैसे स्कूल की फिजिकल कंडीशंस देखेंगे तो भाई बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, लाइट, डेस्क, बेंच कहाँ पे प्रॉपर है? तो मतलब सीन एंड अरेंजमेंट की बात यहाँ पर है। तो ए का चौथा हो गया, बी का पहला हो गया। सी पे आएंगे तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन एक्सटेंडेड पे देखेंगे तो भाई ये इसको आप की से जोड़ रहे हो, और संचार आप मतलब कि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन पे देखेंगे तो इसके रिसोर्सेस क्या है। ठीक है, तो सी का दूसरा विकल्प इसका राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कुल मिला के जो 11 है, 11 का जो चौथा विकल्प है, ठीक है, चौथा विकल्प यहाँ पे ए जो लिखा है ये गलत हो गया है। ठीक है, इसको डी बना लीजिएगा। तो ए का जो चौथा विकल्प है वो राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलोगे तो कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिलोगिज्म। अगर आप सिलोगिज्म के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कह रहा है कि विद द टू नेगेटिव प्रीमाइसेज अ पॉजिटिव कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। नहीं भाई, अगर दो नेगेटिव प्रीमाइसेज हैं तो वहां से पॉजिटिव कंक्लूजन बन ही नहीं सकता है, तो आप इसको तो कैंसिल आउट कर दो। कह रहा है कि द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इज द सबऑर्डिनेट टर्म। प्रेडिकेट हमने आपको बोला प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन। कंक्लूजन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। जो प्रेडिकेट होता है उसको हम मेजर टर्म बोलते हैं, जो प्रेडिकेट होता है कंक्लूजन का उसको हम मेजर टर्म बोलते हैं। तो ये भी बात यहाँ पे गलत हो गई। ठीक, कहा गई ये वाली बात गलत हो गई, ये भी सी पे तो आया नहीं है। ठीक है, सी पे भी नहीं आया है। द मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट लीस्ट वंस इन द प्रीमाइसेस। यस, सही बात है ये कि जो प्रीमाइस होती है, प्रीमाइस में मिडिल टर्म का आवश्यक होता है डिस्ट्रीब्यूट होना। ठीक है, अगर आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझनी है तो आप लॉजिकल रीजनिंग की हमारी वीडियो देखिए, आप उसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी को समझाया है। नेक्स्ट ऑन है विथ टू यूनिवर्सल प्रीमाइसेज अ पर्टिकुलर कंक्लूजन कैन बी
ड्रॉन, ठीक है। दो अगर यूनिवर्सल प्रीमाइसेज हैं, जो दो 100% वाली जो प्रीमाइसेज हैं उनसे आप पर्टिकुलर कंक्लूजन्स नहीं निकाल पाओगे, तो इसको भी हटाओ। द टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रीमाइस। जो टर्म आपकी कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है वो प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये आवश्यक होता है। तो ये भी बात सही है, अर्थात सी एंड ई इसका राइट विकल्प बन जाएगा। बहुत अच्छे से समझना है अगर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज को, सिलोगिज्म की प्रॉपर्टीज को, तो आप लॉजिकल रीजनिंग की हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहां से हमको समझ सकते हैं। इनिशियल फेज में ही पढ़ाया है हमने, थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड बड़े फील होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से पूरी क्लास को देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन की सारी प्रॉपर्टी बेसिक आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। सी एंड डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अब कह रहा है कि अ हिस्ट्री टीचर वांट्स टू क्रिएट एन इंटरेक्टिव टाइमलाइन शोइंग द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस आर्ट मूवमेंट्स ओवर द सेंचुरीज, ठीक है। विच टूल वुड बी असिस्ट टू क्रिएटिंग अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। देखिए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इन चारों में सबसे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो प्रेजी होगा, क्योंकि प्रेजी एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करने का सॉफ्टवेयर ही होता है। गूगल फॉर्म के बारे में जानते हैं, इलस्ट्रेटर एंड फ्लिपकार्ट के बारे में मैंने आपको बताया ही है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो प्रेजी होगा। प्रेजी एक प्रकार का क्या होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, जहां से आप डायनेमिक मल्टीमीडिया युक्त प्रेजेंटेशन आप तैयार कर सकते हैं, जिसमें जूमिंग का फीचर भी होता है, जो कि आपको विजुअली एक्सप्लोर करने में बहुत मदद देता है, कॉन्सेप्ट को समझाने में, रिलेशनशिप को दिखाने में, टाइमलाइन को स्पष्ट करने में बहुत मदद करता है प्रेजी, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज, वीडियो, टेक्स्ट एंड लिंक्स वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो, जो कि एक हिस्ट्री टीचर के लिए बहुत अच्छा है, जो कि पूरे वो जो हायरार्की होती है हिस्टोरिकल उसको वो दिखला और समझा सकता है, किसमें, प्रेजी के माध्यम से। जो फ्लिप ग्रिड है, माइक्रोसॉफ्ट फ्लिप इस समय बन चुका है। ये भी प्रकार का, फ्लिप ग्रिड क्या है, एक प्रकार का वीडियो डिस्कशन प्लेटफॉर्म होता है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया था। वीडियो डिस्कशन प्लेटफॉर्म है तो मतलब है कि भाई कई लोग जुड़ के आपस में बातचीत क्या करते हैं। अब गूगल फॉर्म आप जानते हैं प्रोग्राम टूल होता है, जिसकी सर्वेक्षण, क्विज वगैरह, डेटा संग्रह, हम भी गूगल फॉर्म्स बनाते हैं डेटा बच्चों से क्या करने के लिए, सर्वे करने के लिए, उनसे डेटा इकट्ठे करने के लिए हम गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। एडोब जो इलस्ट्रेटर होता है एक प्रकार का ये वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर होता है, जिसका प्रयोग हम लोगो, आइकॉन वगैरह बनाने के लिए, बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स डिजाइनें होती हैं उनको ड्रा करने के लिए एडोब इलस्ट्रेटर का प्रयोग करते हैं। प्रेजी जो आपका राइट आंसर था, ये आपका क्लाउड बेस्ड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो कि यूजर को अलाउ करता है भाई, यूजर वो डायनेमिक नॉन लीनियर प्रेजेंटेशंस वगैरह सब क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें जूमिंग यूजर इंटरफेस होता है, जिससे नेविगेट करना काफी आकर्षक और आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये है प्रेजी, और प्रेजी एक प्रकार प्रेजेंटेशन टूल होता है, जो कि आपके राइट आंसर के रूप में था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 पे चलोगे तो कहा गया है कि भाई किसी वस्तु के अंकित मूल्य 30% का 3 क्रमिक बट्टा सकल रूप से निम्नांकित में से कितना, मतलब कि 30% की 3 बार छूट दी जा रही, 30% की 3 बार छूट, ठीक है। 3 बार छूट दी जा रही, एक बार 30% दी गई, फिर से 30, इकट्ठे नहीं कि 90% है, ठीक है। 30% की 3 बार छूट जाती है। तो ऐसे के देखिए 30% का मतलब होता है 3/10, 30% का मतलब होता है 30/100, 10 तिहाई 30 और 10 धामा 100, ठीक है। तो 30% का मतलब होता है 3/10, अर्थात 3, इसको छूट देने का मतलब क्या, टोटल 10 था, 10 में से हमने 3 छूट दिया तो 7 हो गया। एक बार दिया, दूसरी बार फिर दिया, तीसरी बार फिर दिया, मतलब 10 में से 7, 10 में से 7। आप इसको कंपेयर कर लो, एक 10 में 3 का मतलब 3 बार 10 का गुणा होगा तो 1000 होगा, और ये 343 हो जाएगा, ये 1000 होगा और ये 343 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो स्पष्ट नहीं हो रहा कितना परसेंट, इन दोनों का आप डिफरेंस देख लो। अगर 1000 में से 343 अगर आप निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 657। इसको 100 के गुणा करो और भाग करो किससे, 1000 से, ठीक है। 1000 से जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पे कैंसिल होगा 10, अब यहाँ पे 10 बच रहा है, 10 में 6 57 से भाग करोगे, 10 छंग 60 होता है, 10 बचे 50 होता है, 65.7% इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगर 3 बार की क्रमिक छूट दी जा रही है तो वो 65.7% के बराबर होगी, एकल बट्टे के बराबर होगी। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, 65.7% इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि भाई एक की गति x से y तक यात्रा करता है, तो यहाँ पे 50, एक व्यक्ति है जो कि x से y तक यात्रा करता है, तो और 50% अधिक गति से y से x तक वापस आता है। तो यात्रा के दौरान उसकी गति क्या है, कोई एक पर्सन है x से y तक जाता है, फिर जब y से x तक आता है तो वो 50% अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। तो यात्रा के दौरान उसकी स्पीड क्या है। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50% इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, 50% इंक्रीज कर रहा है। सवाल कुछ गड़बड़ है क्या,
एक व्यक्ति की गति से x से y तक यात्रा करता है तो 50% अधिक गति से y से x तक यात्रा करता है। अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम x टू y अ स्पीड ऑफ, ये यहाँ पे 50 है, ठीक है। इस बात को देख, क्वेश्चन हमको याद है, इस 50 है, ठीक है। 50 एंड रिटर्न्स फ्रॉम द y टू x 50% मोर स्पीड, ठीक है। मतलब कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यहाँ पे यात्रा कर रहा था तो y से x तो आया तो 50% अपनी गति बढ़ा दिया, ठीक है। तो यही है, मतलब x से y तक जाता है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड थी, और y से जब x आता है तो 50% उसकी अपनी गति को बढ़ा देता है, 50% अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। तो कहने का मतलब अगर x से y तक वो गया तो उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर, और जब y से x तक आया तो 50% बढ़ाने के बाद वो कितनी स्पीड हो गई उसकी, 75 किलोमीटर। जब भी ऐसे सवाल आपको लगाना रहे तो आप 50 और 75 का एक एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, वापिस आता है, यात्रा के दौरान उसकी गति पूछी गई है, ठीक है। यात्रा के दौरान उसकी गति पूछी, जब भी ऐसे सवाल हो तो आप इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम देखिए 150 आराम से मिल जाएगा, ठीक है। 150 आराम से मिल जाएगा। तो अब देखिए स्पीड, अगर x से y तक स्पीड आप देखिए, x से y तक के बीच में स्पीड अगर आप देखेंगे तो x से y के बीच में जो गति थी, स्पीड थी उसकी पहले की कितनी है, वो 50 है। कितनी है, 50 है। अब 50 है और दूरी कितनी है, अब तो दूरी मिल गई आपको, यही डिस्टेंस बन गई, एलसीएम आया, ये डिस्टेंस हो गई, ये दूरी हो गई 150। अब आपको अगर समय निकालना है तो समय क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल के, मतलब दूरी बटे चाल के होता है। तो अब 150 दूरी हो गई, स्पीड इसकी थी 50, अगर आप देखेंगे तो 50 3 150, 3 घंटा लग रहा है। अगर y से x की तरफ आएंगे तो y से x की तरफ आएंगे तो इसकी जो स्पीड थी, स्पीड कितनी थी, स्पीड 75, 50% ज्यादा थी, और डिस्टेंस तो वही थी आपकी, क्योंकि x से y, जो y से x आ रहा है मतलब स्पीड सेम है, तो 150 बन गया, ठीक है। तो अब अगर 150 के हिसाब से समय निकालोगे तो 75 दूना 150 हो जाएगा, यहाँ पे 2 घंटा आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 2 घंटा मिल जाएगा। अब कुल मिला के हो क्या रहा है, यहाँ 5 घंटा समय लग रहा है, ठीक है। और यात्रा कुल कितनी है, 150, और 150 दूना 300, ठीक है। अब 300 किलोमीटर कुल था, और 300 किलोमीटर को हम तय करने में हमको 5 घंटा समय लगा, तो 5 छक 30 होता है, तो कुल मिला के बन क्या गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस हिसाब से 15 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है कि इंडिकेट्स हाउ मेनी डिजिट्स अ पर्सन कैन रिपोर्ट बैक आउट विद द एरर इन प्रेजेंटेशन। एक व्यक्ति एक प्रस्तुति में बिना किसी त्रुटि के कितने अंक वापस रिपोर्ट कर सकता है, इसको हम बोलते हैं मेमोरी स्पैन। इसका मतलब ये होता है कोई भी एक व्यक्ति एक बार में कितने टर्म्स को याद रख सकता है, ऐसे जान लीजिए, ठीक है। यह दर्शाता है कोई व्यक्ति कितनी संख्या में अंकों, शब्दों या वस्तुओं को एक बार में याद कर सकता है और उसको बिना गलती के वो दोहरा सकता है, ठीक है। मतलब आप किसी चीज को, हमने आपको लर्न करने को दे दिया, याद करने को दे दिया, अब आपसे मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूं तो आपने वो याद किया, बिना गलती के वो आप कितने दोहरा पाते हो, ठीक है। तो उसको बोला जाता है मेमोरी स्पैन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट ऑन है निम्नलिखित में से कौन सा तर्क तार्किक रूप से समतुल्य है, लॉजिकल इक्विवेलेंट। लॉजिकल रीजनिंग में हमने आपको बतलाया है, लिखा है सम नॉन बर्ड्स आर मैमल्स, फिर दिया है सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स, सम नॉन मैमल्स आर नॉन बर्ड्स। देखिए ये कंट्रापोजिशन है, ये भी कंट्रापोजिशन है, ये आपका ऑब्वर्जन आप देख सकते हो, और फिर ये है सम नॉन बर्ड्स ऑफ मैमल्स, ठीक है। देखिए ये कंट्रापोजिशन है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कह रहा है लॉजिकल इक्विवेलेंट कौन सा है, ये सम बर्ड्स और नॉट मैमल्स है। कंट्रापोजिशन में हमने आपको बतलाया था, पहले तो आप क्या करेंगे, कंट्रापोजिशन के लिए हमने आपको बतलाया था कि आप कंट्रापोजिशन में पहले सब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे प्रेडिकेट में, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट में, दूसरे में आप सब्जेक्ट के साथ भी नॉन लगाएंगे और प्रेडिकेट के साथ भी नॉन लगाएंगे। जैसे सम यस इज नॉट पी है, ठीक है, सम यस इज नॉट पी है। तो अब आप पहले तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के चेंज करेंगे, तो सम नॉन पी इज नॉन यस, यही ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी देखिए सम बर्ड्स और नॉट मैमल्स है, तो पहले क्या होगा, पहले इसके सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट में देखे तो यहाँ पे देखिए सम नॉन मैमल्स आ गया, जो प्रेडिकेट था वो सब्जेक्ट की जगह और जो सब्जेक्ट था वो बर्ड्स की तरह, अर्थात बी एंड डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ये एक दूसरे के लॉजिकल इक्विवेलेंट है। हमने आपको लॉजिकल इक्विवेलेंट में 3 चीजें बतलाई थी, कन्वर्ट्स बतलाई थी, कन्वर्ट्स में
हमने आपको बताया कि सबसे सिंपल होता है, इसमें सब्जेक्ट का इंटरचेंज केवल प्रेडिकेट में कर दिया जाता है। जैसे नो डॉग्स आर ब्लैक है, नो डॉग्स आर ब्लैक का मतलब क्या है, जब आप इसको क्या करोगे, कन्वर्ट्स करोगे तो ये आपका प्रेडिकेट है, यहाँ पे ये प्रेडिकेट है और ये क्या है, सब्जेक्ट है। इंटरचेंज होगा तो ये प्रेडिकेट सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट प्रेडिकेट की जगह आ जाएगा, ठीक है। और कन्वर्ट्स में आपको ध्यान देना था कि जो ऑल वाली स्टेटमेंट होती है और जो नो वाली स्टेटमेंट होती है, ठीक है, सम नॉट वाली स्टेटमेंट होती है, वहां पे उसके लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, तो ई एंड आई को ही केवल आपको कंसीडर करना होता है। ओवर्स में हमने बताया कि आपको पहले वर्जन चेंज करना होता है, आल का नो में और सम का सम नॉट में, और फिर आपको ऐड करना होता है नॉन बिफोर प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के आगे आपको नॉन लगा देना होता है। जब आप कॉन्ट्रापोजिशन में जाओगे तो पहले तो आप इंटरचेंज करोगे सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में, प्लस सब्जेक्ट के साथ भी आपको नॉन लगाना होता है और प्रेडिकेट के साथ भी नॉन लगाना होता है। जो उदाहरण हमको दिया गया था ऐसे ही दिया गया था, आपका सम वाला उदाहरण था, नॉट के केस में सम एस इज नॉट पी। तो आप पहले क्या करोगे, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में इंटरचेंज करोगे, तो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट, देखिए प्रेडिकेट है और ये सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट इधर आएगा, नॉन के साथ में नॉन पी हो जाएगा और आपका सब्जेक्ट उधर जाएगा तो ये नॉन यस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यही होता है। और ये जो कॉन्ट्रापोजिशन होता है ये कन्वर्ट्स का उल्टा होता है, मतलब कि ऑल और जो नो आपकी ओ की स्टेटमेंट होती है उसके लॉजिकल इक्विवेलेंट होते हैं, और जो ई एंड आई का होता है उसका लॉजिकल इक्विवेलेंट पॉसिबल नहीं होता है। लॉजिकल इक्विवेलेंट जो पॉसिबल होता है केवल ऑवर्स का होता है, ऑवर्स के चारों प्रकार के स्टेटमेंट में लॉजिकल इक्विवेलेंट पॉसिबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल वर्जन की चेंजिंग होती है और प्रेडिकेट के आगे आपको नॉन देखने को मिलता है, कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ देखने को मिलता है। तो राइट आंसर जो इसका बन रहा है वो बी एंड डी बन रहा है। सम बर्ड्स आर नॉट मेमल्स में चलोगे तो सम नॉन मेमल्स आर नॉट नॉन बर्ड्स बन जाएगा। तो बी एंड डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। और बाकी और अच्छे से समझना है तो लॉजिकल रीजनिंग में जाओ, कन्वर्स और ऑब्वर्स कॉन्ट्रापोजिशन की एक वीडियो लगभग 30 मिनट की होगी, आप उसको देख लो, आपके सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलो, देखो ये भी मैच कराने का सवाल है, टीचिंग एप्टीट्यूड से आप कर सकते हो, सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए चैनल का नाम चैनल नंबर 5 है, प्रबंधन है स्वयं प्रभा के ये चैनल्स हैं। प्रबंधन देखो यहाँ पे दिया है, प्रबंधन देखो यहाँ पे मैनेजमेंट की बात की गई है, अर्थात सी का तो दूसरा कंफर्म हो गया, ठीक है। सी का दूसरा कहाँ है, सी का दूसरा केवल लास्ट वाले में है, तो लास्ट वाला ही इसका राइट आंसर बनेगा। देखो यहाँ पे विधिक है, ठीक है, विधिक मतलब कानून वगैरह की बात है, चैनल 6 है, तो यहाँ पर भी देखो लॉ एंड लीगल स्टडीज की बात है, मतलब कि डी का तीसरा होगा, डी का तीसरा यहाँ पे यही इसका राइट आंसर बन जाएगा। बी का फर्स्ट है, सारस्वत है भाई, यहाँ पे एजुकेशन एंड होम साइंस की बात हुई है, प्रबोध है, ए का आपका हो गया चौथा और बी ए का चौथा हो गया। प्रबोध में सामाजिक एवं व्यवहार विज्ञान मतलब सोशल एंड बिहेवियरल साइंस की हम बात करते हैं, ठीक है। ये स्वयं प्रभा के चैनल से, इसको याद करने की हमने ट्रिक भी बतलाई है, टीचिंग एप्टीट्यूड में जाओ और देखो, ठीक है। तो इसको ये इसके राइट मैचिंग है, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है, आपसे स्टूडेंट टी टेस्ट के बारे में पूछा गया है। देखिए इसको हमने तो आपको बताया है, टू कंपेयर द टू ग्रुप्स टू सी द मीन डिफरेंस, ये बात तो सही है भाई, दो ग्रुप की मीन डिफरेंस को हम देखने के लिए स्टूडेंट टी टेस्ट का प्रयोग करते हैं, ये तो सही है। टू कंपेयर द मल्टीपल ग्रुप ना, मल्टीपल जहां ग्रुप की बात आए वहां पे एनोवा याद रख लो, वहां पे मल्टीपल ग्रुप के लिए हम एनोवा का प्रयोग करते हैं, तो काट ही दो इसको, ठीक है। टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस डिफरेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, हाँ ये बात सही है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए हम स्टूडेंट टी टेस्ट का प्रयोग करते हैं, देखने के लिए सिग्निफिकेंस है या नहीं है। टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट को भी देखने के लिए स्टूडेंट टी टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ए सी डी इसका राइट आंसर बनेगा। जब दो से अधिक ग्रुप बनते हैं तो वहां पे कंपेयर करने के लिए हम स्टूडेंट टी टेस्ट नहीं एनोवा का प्रयोग करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो टी टेस्ट होता है वो एक प्रकार का स्टैटिस्टिकल मेथड होता है, बेसिकली हम दो ग्रुप के बीच में डिफरेंस देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो दो ग्रुप के बीच में मीन का डिफरेंसेस देखना है तो आपको इसको प्रयोग कर सकते हैं। मोर देन टू ग्रुप है तो काटी दो, एनोवा प्रयोग होता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखना है और आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट देखना है तो इसको आप यूज कर सकते हो। बेसिकली आप टाइप ऑफ टी टेस्ट पे चलोगे तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट होता है, पेयर्ड होता है, वन सैंपल टी टेस्ट होता है। यहाँ पे कंपेयर करते हैं, मीन करते हैं टू इंडिपेंडेंट ग्रुप के बीच में, यहाँ पे कंपेयर मीन्स का कंपेयर करते हैं सेम ग्रुप एट डिफरेंट टाइम्स पर, ठीक है। और कंपेयर सैंपल मीन टू नोन वैल्यू, ठीक है, जो नोन वैल्यू होती है उसको हम कंपेयर सैंपल मीन का कंपेयर करने के लिए वन सैंपल टी टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो टी टेस्ट का जो बेसिकली प्रयोग होता है टू ग्रुप्स के बीच में मीन डिफरेंसेस को देखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट ऑन है द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD वाज ओपन फॉर द सिग्नेचर फॉर द फर्स्ट टाइम। इस सवाल को भी इन्वायरमेंट की यूनिट में आप देखेंगे तो मैंने इसको आपको पढ़ाया है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। उसी सम्मेलन में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अर्थात कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD के लिए सिग्नेचर करने के लिए इसको ओपन कर दिया गया था। जो अर्थ समिट थी वो 1992 में हुई थी। 1972 में किसी भी प्रकार का इन्वायरमेंट को लेकर पहला सम्मेलन हुआ था। उसके बाद अब 20 वर्षों बाद पृथ्वी सम्मेलन होता है 1992। इसी में CBD सिग्नेचर करने के लिए ओपन कर दिया गया था। ठीक है, तो 1992 में CBD को ऑफिशियली ओपन कर दिया गया था सिग्नेचर करने के लिए। ठीक है, इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाना था और सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स थे उनका सस्टेनेबल यूज करना था। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग एंड बेनिफिट्स को बराबर बना के रखना था। ठीक है, तो ये कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज की अगर बात करेंगे तो अर्थ समिट 1992 में, ठीक है, इसको क्या किया गया था, सिग्नेचर करने के लिए ओपन किया था। फोर्स हुआ था ये 29 दिसंबर 1993 को। जो मेन ऑब्जेक्टिव हमने आपको बतला ही दिया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का संरक्षण करना, कंपोनेंट्स का सस्टेनेबल यूज करना, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स की बात करना, जो जेनेटिक रिसोर्सेस हैं। ठीक है, तो इन सब बातों पे आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑन है टू अंडरस्टैंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज UPSH मॉडल्स फॉर द वाइडली यूज। देखिए दो टर्म्स इसके सही हैं, जनरल क्लाइमेट मॉडल एंड ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल। ठीक है, जनरल क्लाइमेट मॉडल यहाँ पे भी लिखा है, BCD भी सही हो सकता था लेकिन BCD इसमें है नहीं, इसलिए B एंड C इसका राइट आंसर बनेगा। जो सामान्य जलवायु मॉडल होता है, वो होता है भाई, जो सामान्य जलवायु मॉडल होता है वो भाई सामान्य या क्षेत्रीय होता है, मध्यक्रम या कम क्षेत्र में होता है। बेसिकली जो ग्लोबल होता है, वैश्विक होता है, भाई वैश्विक स्तर पे उच्च जटिलता होती है उसकी। बेसिकली इस पे जो रिपोर्ट होती है IPCC के माध्यम से मिलती है। IPCC का मतलब होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये बेसिकली आप देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र UN की एक संस्था होती है जो कि 1988 में दो संगठनों द्वारा इसको स्थापित किया गया था। एक तो था WMO, दूसरा था UNEP। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, IPCC का जो मुख्य उद्देश्य है भाई, मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, सरकारें जो होती हैं, सरकारों को जलवायु परिवर्तन से संबंधित डेटा को देना जिससे वो जलवायु परिवर्तन संबंधित नीतियां बना सकें। बेसिकली ये कोई मूल शोध नहीं करता है, ओरिजिनल रिसर्च नहीं करता है IPCC। जो दुनिया भर के अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित शोध पत्र होते हैं उन्हीं को समीक्षा करता है, उसका असेसमेंट करके एक रिपोर्ट बनाता है, उस रिपोर्ट को वो सरकार को देता है। सरकारें उस रिपोर्ट को यूज करके क्या करती हैं, वो भाई जलवायु संबंधित जो नीतियां बनाते हैं वो लोग उसका यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली IPCC को 2007 में नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 21 नंबर का क्वेश्चन हमने देख लिया, इसका जो राइट आंसर है वो B एंड C इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलोगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखो ये क्या है आपको भाई, ये बाइनरी कन्वर्जेंस हैं। आपको भाई इसको लगाने के लिए देखिए अप्रोच चाहिए। इसको हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया और पढ़ाया, 2 वीडियोज हमने दी हैं। अगर उस दोनों वीडियोज को बहुत ध्यान से आप देख लीजिए तो इस तरह के सवाल को चुटकी में हल कर जाएंगे। जैसे देखिए, अब देखिए ये सारे विकल्प दिए गए हैं भाई, ये डेसिमल है, इसको ये आपका डेसिमल है, बाइनरी में कन्वर्ट है, डेसिमल है 4 में कन्वर्ट है, और डेसिमल है ऑक्टल में, और डेसिमल है हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन है। उत्तर क्या दिया, देखिए केवल A दिया है। केवल एक किस लिए नहीं हो सकता है, देखिए केवल A इसमें है, A इसमें है, A इसमें है और ये इसमें है, तो A तो नहीं हो सकता है, ओनली A तो कोई सवाल ही नहीं होता है। और अब दूसरे में दिया है ABC और AB और ABC। देखिए A तो नहीं हो सकता है अकेले क्योंकि चारों में है। AB को अगर आप देखने जाएंगे तो AB, देखिए AB इसमें है, AB इसमें भी है, AB इसमें, अगर केवल AB सही होगा तो B आंसर एक तरफ से हो सकता था, लेकिन A सब में है, A सब में है और B भी A को छोड़ के सब में है, तो AB को भी आप उतना प्रेफर नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर ABC की तरफ चलते हैं, तो ABC आप यहाँ भी देखोगे, ABC यहाँ भी देखोगे, तो सबसे अच्छा है ABC यहाँ भी है, ABC यहाँ। ABC को अगर आप सही करने जाओगे तो D वाला मामला फंसेगा, तो ABC D भी हो सकता है सही हो, तो सबसे अच्छा है पहले आप D को चेक कर लीजिए। A केवल ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि चारों में दिया है। B की तरफ आप जाओगे तो B इसमें भी है, B इसमें भी है, B इसमें भी है। ठीक है, B अब केवल A एंड B नहीं हो सकता है। ठीक है,
क्योंकि ए चारों में दिया है। अब यहाँ पे डी फंसा रहा है, अगर आप डी को चेक कर लेंगे तो आराम से आप क्लियर कर लेंगे, डी को चेक कर लेंगे तो आराम से क्लियर कर लेंगे। तो डी में क्या है 127.125 है, ये डेसिमल में है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन किया गया है। तो हेक्साडेसिमल से डेसिमल जाना या किसी भी संख्या से डेसिमल जाना सबसे सरल होता है। तो हम इसको उल्टा करके सॉल्व करते हैं, 7f.2 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो f का मतलब क्या होता है, f का मतलब 15 है। जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है उसमें 16 नंबर सिस्टम प्रयोग होते हैं, 0 to 9 और A to F प्रयोग में आता है, ठीक है। तो f का मतलब 15 है, तो 7 यहाँ पे लिखा, हमने 15 लिखा। अब 16 की पावर 0 से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 1। 16 की पावर 0 का मतलब होता है 1, अर्थात यहाँ पे 15, और 16 की पावर 1 का मतलब होता है 16। 16 सत्ते 112 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो 127 तो यहाँ से मिल गया। तो ये तो सही मैच कर रहा है 127, ठीक है। और 0.2 को भी कन्वर्ट कर लीजिए। 0.2 को जब आप कन्वर्ट करने जाएंगे तो 0.2 का गुणा 16 की पावर -1 से करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर -1 हटाएंगे तो ये 2/16 हो जाएगा, 2/16 हो जाएगा। अर्थात इसको जब आप भाग करके देखेंगे 0.125 आएगा, अर्थात ये वाला विकल्प तो सही, अर्थात डी वाला सही है। और ए वाला सब में है, बी वाले 3 विकल्प में है। तो आप किस तरफ जा सकते हो, सीधे 4 की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। सबको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर आप सबको लगा रहे हो तो गलत कर रहे हो, ठीक है। सबको लगा रहे हो तो गलत कर रहे हो। थोड़ी देर के लिए अगर और चेक करना है तो बी वाले को आप चेक कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए बी वाले को चेक कर सकते हो कि भाई उसका जो डेसिमल है वो, उसका जो 4 वाली वैल्यू है, अगर 4 वाली वैल्यू से डेसिमल की तरफ देखो जरा 127.125 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप प्रेफर कर सकते हो। और ज्यादा अगर आप सोचोगे तो आराम से डी को चेक करके आप टिक करके जा सकते हो कि इसका विकल्प ए बी सी डी राइट आंसर है। अगर बी को भी चेक करना है तो बी को भी आराम से चेक कर सकते हो। जैसे 133.02 को अगर आपको ले जाना है किसकी तरफ, 133.02 को ले जाना है अगर डेसिमल की तरफ कन्वर्ट करें तो 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 करोगे तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा, तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 और 12 और 3 को जोड़ेंगे तो 16 3 19 हो जाएगा, 19 10 29, ठीक है। कितना हो जाएगा 19 10 29। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, नहीं 1333 है ना, ये आप हिंदी की तरफ मत जाओ, ये 1333 है। यहाँ पे लिखो 1 3 3 3, तभी तो कर रहा हूँ। 4 की पावर 0 1 2 और 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 3 मिल जाएगा, यहाँ पे 12 मिल जाएगा, यहाँ पे 16 3 48 मिल जाएगा, यहाँ पे 4 चौक 16 चौका 64 मिल जाएगा। तो इन सब को अगर आप जोड़ोगे 3 2 5 5 8 13 13 4 17, ठीक है। और 2 1 1 4 5 और 5 6 11 11 1 12, 127 तो मिल गया ना 127। और 0.02 को अगर आप कन्वर्ट करने जाओगे, 0.02 को अगर आप कन्वर्ट करने जाओगे तो जो 4 का 0 का गुणा 4 की पावर -1 में करोगे, प्लस क्या करोगे 2 का गुणा 2 ही है ना, 2 का गुणा किस में करोगे 4 की पावर -2 में करोगे। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0 मिल जाएगा, इधर ये 2/16 बन जाएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो फिर से वही आएगा 0.125 जैसा उसमें आया था। तो ये विकल्प भी सही है, अर्थात वैसे इसकी चेक करने की आवश्यकता नहीं थी, ये ए बी डी सी डी इसका राइट विकल्प बन रहा था, लेकिन बी को लेके ए बी केवल सही है, तो यहाँ पे बी को चेक किया जा सकता था थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब इसका आप समझ गए होंगे किस प्रकार से कन्वर्जन करते हैं। बहुत डिटेल में अगर आप समझना है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए जो आईसीटी की यूनिट में हमने पढ़ाया है, ठीक है। तो राइट आंसर ए बी सी डी राइट आंसर बन जाएगा, सबको चेक करने की यहाँ आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। तो फाइनल आंसर ए बी सी डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। इफ बर्ड्स आर नॉट मैमल्स इज कंसिडर्ड ट्रू, कह रहा है कि बर्ड्स आर नॉट मैमल्स कंसिडर्ड ट्रू देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड इमीडिएटली कंसिडर्ड फॉल्स। हमने आपको कंट्रापोजिशन बतलाया था, ठीक है। कंट्रापोजिशन कह रहा हूं, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हमने आपको बतलाए थे कि यहाँ पे हमने ए ई आई ओ, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप देखेंगे तो ए का ओ के साथ और ई का आई के साथ होता है। तो यहाँ पे क्या है, बर्ड्स आर नॉट मैमल, बर्ड्स आर नॉट मैमल्स, नॉट मैमल्स लिखा है ना, तो ई का जो अगर ये ट्रू है, कह रहा है अगर ये ट्रू है तुरंत ये फॉल्स हो जाएगा, इंस्टेंट ये फॉल्स होगा। अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो बर्ड्स इज मैमल, नहीं सम वाला हो गया ना, ई का मतलब क्या है सम वाला है, सम बर्ड्स आर मैमल, इसका मतलब कि इमीडिएट कंसीडर्ड फॉल्स आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो थर्ड विकल्प इसका, सेकंड विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा, सम बर्ड्स आर मैमल्स। हमने आपको बताया था ना कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप के बारे में, ए का जो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है ओ होता है, आई का ई होता है, या ई का आई ओ का ए आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये नॉट वाली कंडीशन थी, सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स,
तो इसका इंस्टेंट फॉल्स क्या हो जाएगा, अगर ये ट्रू है तो ये तुरंत का तुरंत क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सवाल जो हमने आपको बतलाया था वो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलोगे तो कह रहा है कि प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 12 लोग 25 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। 9 लोग M1 D1 H1 याद होगा, 25 दिनों में काम पूरा करते हैं। 15 लोग 6 घंटे में, तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो D2 आप इधर रखो, 9 गुणे 12 गुणे 25 करोगे, नीचे 15 गुणे 6 करोगे, तो आप ले जाओ, 5 3 15 होता है, 5 5 25 होता है, 6 1 6 6 दूनी 12, 3 3 9 होता है, 3 दूने 6 5 30। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 30 दिनों में काम आपका पूरा हो जाएगा। तो M1 D1 H1 याद रखिएगा, M1 D1 H1 बराबर क्या होता है, M2 D2 H2 के। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, आराम से सवालों को हल कर लेंगे, 30 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, दूसरा है डिसॉल्व, देखिए इन्वायरमेंट से सवाल है, डिसॉल्व ऑक्सीजन DO वाटर क्वालिटी पैरामीटर इज इसेंशियल विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर, मतलब कह रहा है कि वाटर क्वालिटी पैरामीटर है डिसॉल्व ऑक्सीजन DO, मतलब किसके लिए कह रहा है कि अनिवार्य है, भाई एस के लिए अनिवार्य है, जिसको हम पीने के लिए प्रयोग में लाएंगे, चाहे जानवर कोई ह्यूमन एक्टिविटी जो लाइव चीजें हैं अगर वो उसको यूज में ला रही है तो भाई उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो रिवर के वाटर में भाई चाहिए, अगर रिवर के वाटर में ऑक्सीजन नहीं रहेंगे जो जलीय जीव हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेक वाटर में भी भाई हमको डिसॉल्व ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो वो जो लेक में रहने वाले जीव हैं वो खत्म हो जाएंगे। ग्राउंड वाटर में किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ग्राउंड वाटर में किसी प्रकार के जीवों का निवास नहीं होता है। तो पॉन्ड तालाब का वाटर है, उसमें भी मछलियां वगैरह घास फूस वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे ABD इसका राइट आंसर बन जाएगा। ABD तो विकल्प ही कुछ गलत लिखा गया है, ABCD ही है विकल्प ही, तो ये तो सही होगा, ये सही होगा, ये सही, ABD इसका राइट विकल्प होगा। तो ABE जो है इसको D बना लीजिएगा। ठीक है, ABD, तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। कहाँ गया भाई, ABD इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ABE लिखा है तो D है, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा, मतलब कि ऐसा जल का स्रोत जिसमें कोई जलीय जीव या जीव रह रहे हैं, जिसको जीव प्रयोग में ला रहे हैं, जैसे रिवर के वाटर को प्रयोग में लाते हैं, लेक के वाटर को प्रयोग में आता है, पॉन्ड का वाटर प्रयोग में आता है, ग्राउंड मतलब उसमें रहते हैं। ठीक है, उसमें जलीय जीव रहते हैं, निवास करते हैं। तो ऐसे में अगर डिसॉल्व वाटर नहीं रहेगा तो वो सांस नहीं ले पाएंगे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो एक्सपायर कर जाएंगे। ग्राउंड वाटर में कोई जीव नहीं रहता है, तो यहाँ पे डिसॉल्व वाटर की ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर 26 है, जो कि लॉजिकल रीजनिंग से ही आप कह सकते हो ये सवाल आया है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग से ही है, डिसीजन मेकिंग कन्फर्म नहीं, लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, कन्फर्मेशन बायस और परसेप्चुअल परसिस्टेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस बायस। देखिए डिसीजन लेने की बात है, देखिए इसको आपको पढ़ना तो पड़ेगा थोड़ा सा। डिसीजन कब लेते हैं, जब चीजों को हम इवेल्युएट करते हैं, अपनी चॉइसेस को देखते हैं। तो ए का तो चौथा जाएगा, ए का जैसे ही चौथा जाएगा, देखो ये विकल्प सही हो गया। ए का जब जैसे ही चौथा जाएगा तो ये विकल्प सही होगा। देखो और दूसरा विकल्प देखो, डी का ओवर कॉन्फिडेंस बायसनेस की बात हुई है, देखो ओवर कॉन्फिडेंट एंड इन डिसीजन एंड जजमेंट्स की यहाँ भी बात हुई है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे बी डी का तो दूसरा, देखो डी का दूसरा, ए का चौथा हो रहा है ना, ए का चौथा और डी का दूसरा, देखो डी का दूसरा है। तो इस प्रकार से आप चीजों को पकड़ पाओगे। कंफर्मेशन बायसनेस का मतलब है क्योंकि जानकारी को तलाश करना, उपयोग करना। ठीक है, और दूसरा परसेप्चुअल परसिस्टेंस का मतलब क्या है कि सी का फर्स्ट है, टेंडेंसी टू ग्रैप्स इंप्रेशंस अबाउट इंपरेटिव एविडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे सबूत के विषय में कुछ जानकारी पकड़ने की जो प्रवृत्ति होती है परसेप्चुअल परसिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चीजों को थोड़े से इल्यूमिनेट करके देखेंगे तो आराम से क्वेश्चन तक आप आंसर तक जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो ये आईसीटी की यूनिट से सवाल पूछा गया है, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स है सवाल, फिल इन द ब्लैंक्स है, कह रहा है कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कौन होता है, ब्रेन सीपीयू होता है, अर्थात बी यहाँ पे रख दो। एंड प्रोसेसर की बात किया गया, प्रोसेसर कौन सा है, डी है। ठीक है, बी डी कहीं पे है, BDECA इसका राइट विकल्प है। इस तरीके से आप जा सकते हो। द स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, स्पीड मेजर की मापी जाती है हर्ट्ज में, आप रख दो यहाँ पे ई रख दो, BDE हो गया। फिर ओलाटाइल मेमोरी वेयर एज मतलब कहने का मतलब ओलाटाइल मेमोरी होती है, कौन सी होती है भाई, रैम होती है। तो यहाँ पे सी रख दो, और यहाँ पे भाई कहाँ गया अगला विकल्प, भाई कहाँ खाली वाला गया, अच्छा लिखा ही नहीं गया है क्या, CA आ जाएगा, रोम आ जाएगा। ठीक है, जो बूटअप नोन एज, यहाँ पे रोम, यहाँ पे खाली स्थान होना चाहिए था, नोन एज रोम आप कह सकते हो। ठीक है, तो रोम है, तो BDECA इसका राइट विकल्प बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्लियर हुआ।
कह रहा है कि अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क्स इन द पर्टिकुलर एरिया दैट रिफ्लेक्ट्स डेवलपमेंट, सेल्फ रिफ्लेक्शंस एंड अचीवमेंट इज नोन एज, वो कौन सा, वो मतलब कि मॉडलिंग है, पोर्टफोलियो है, मैस्ट्री गोल है या प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो प्रकार का कलेक्शन होता है जो कि विद इन टाइम पीरियड के अंदर स्टूडेंट्स के अचीवमेंट को उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। एक प्रकार का शोकेस की तरह होता है जिसमें स्टूडेंट के एफर्ट को, प्रोग्रेस को, अचीवमेंट को और उनके रिफ्लेक्शंस को, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ओवर अ टाइम स्पेसिफिक ओवर एरिया ओवर टाइम का आप डाटा उसमें रिकॉर्ड करते हो तो उसको क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो है। सो केस पोर्टफोलियो होता है, सो कोर्स जो पोर्टफोलियो होता है उसमें बच्चों की जो उपलब्धियां होती हैं उनको भाई डिनोट किया जाता है, जिससे हमारे बच्चे की प्रतिभा को हम दिखा सके। डेवलपमेंटल जो पोर्टफोलियो होता है, विकासात्मक जो बच्चे के पहलू होते हैं उसको डिनोट किया जाता है। असेसमेंट जो पहलू होता है, भाई जब बच्चे का मूल्यांकन किया था, सीखने का मूल्यांकन किया था, उससे संबंधित जो डेटा होता है उसको हम वहां पे रखते हैं। रिफ्लेक्टिव पोर्टफोलियो का मतलब है कि जो बच्चे का रिफ्लेक्शंस है उससे संबंधित जो डेटा एक्सपीरियंसेज है, जो बच्चा रिफ्लेक्ट करता है पर्टिकुलर किसी पॉइंट के विषय में, किसी प्रॉब्लम के विषय में, चैलेंजेस के बारे में, वो डिनोट होती है। डिजिटल पोर्टफोलियो का मतलब कि वही भाई पोर्टफोलियो जब उसको हम डिजिटली डाटा, ऑनलाइन डाटा संग्रह करते हैं तो वो डिजिटल पोर्टफोलियो। वर्किंग पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, भाई जो पर्टिकुलर कार्य चल रहा है उससे संबंधित जब डेटा को हम रिकॉर्ड करते हैं तो वर्किंग पोर्टफोलियो कहलाता है। तो टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो संबंधित ये था, ध्यान में रखिएगा। सवाल आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलोगे तो कह रहा है इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल रीजंस why researcher conduct the study that is published in the research article in the journal, which part of the research article should be read। कह रहा है कि भाई शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन किया है, एक पत्रिका में शोध लेख के रूप में प्रकाशित हुआ है, तो आप शोध लेख के निम्नलिखित में से कौन सा भाग पढ़ेंगे कि उसका सैद्धांतिक कारण आप समझ सके। देखिए हम भी जब किसी भी थीसिस को रिव्यू करना चाहते हैं, किसी भी आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं, देखिए जब जैसे भी आप डालोगे तो आप वेबसाइट पर उसका इंट्रोडक्शन ही पाओगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बेसिक बातें दी गई होती है कि शोध किस पर्सपेक्टिव से किस लिए किया गया है, ठीक है, उसके सैद्धांतिक कारण क्या है, उसी में आप समझ जाओगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो इंट्रोडक्शन है। कई टाइम तो इंट्रोडक्शन में ही आपको DOI नंबर दे दिया जाता है, उस DOI नंबर के माध्यम से उस पूरी थीसिस तक आप पहुंच सकते हो। ठीक है, थीसिस तक आप पहुंच सकते हो। नेक्स्ट ऑन है क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है, अ वेबसाइट दैट अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू कोलैबोरेट एंड क्रिएट इंफॉर्मेशन। ये बात तो सही है, ऐसा नहीं है कि सही नहीं है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट कर रहा है। अ क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ पोस्ट इन द वेबसाइट यूजुअली रिटन बाय द सेम ऑथर अबाउट द स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, अ सीरीज ऑफ ऑडियो वीडियो एपिसोड नहीं भाई। अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स ऑफ अलाउ यूजर टू सब्सक्राइब कंटेंट अपडेट्स फ्रॉम, ये भी नहीं होगा। ये कह रहा है कि एक क्रोनोलॉजिकल लिस्ट होती है, सही बात है। ब्लॉग एक प्रकार की वेबसाइट होती है जिसमें जो कोई स्पेसिफिक यूजर होता है डे बाय डे, ठीक है, उस पर काम करता है। ठीक है, डे बाय डे उस पर काम करता है और उसको बराबर अपडेट करता रहता है। वो किसी एक ही लेखक द्वारा चीजें लिखी जाती हैं। कई टाइम होता है कि जो एक ब्लॉग है उसको कई एक यूजर हैंडल करते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें क्रोनोलॉजिकल जो लिस्ट लिख दी गई है ये इसको और ज्यादा सेंसफुल बना रही है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो सेकंड बन जाएगा। ठीक है, ये ब्लॉग के विषय में दिया गया है। भाई जो ब्लॉगर क्या होता है, जो पर्सन जो ब्लॉग को राइट करता है। ब्लॉग पोस्ट का मतलब ईच इंडिविजुअल आर्टिकल्स इन द ब्लॉग, जो आर्टिकल्स वगैरह आप लिखते हो। पर्पज क्या है भाई, पर्पज इंटरटेन, एजुकेट, एक्सप्रेस ओपिनियन, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो जो ब्लॉग है, क्या ब्लॉग इज ए टाइप ऑफ वेबसाइट दैट सेक्शंस वेबसाइट देयर इंडिविजुअल ग्रुप और रेगुलरली पब्लिश्ड कंटेंट, मतलब कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने ओपिनियन, अपनी स्टोरीज, अपने अपडेट्स को आप प्रस्तुत कर सकते हो। ठीक है, ब्लॉग के माध्यम से बहुत सारे लोग ब्लॉग रिटर्न करते भी हैं, आप लोगों में भी हो सकता है कुछ लोग करते हों। When the amount of nutrients in a water body becomes very low, what is called? कह रहा है कि जब किसी जल निकाय में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ओलिगोट्रॉफिक। ठीक है, जब किसी पॉन्ड्स में या जल निकाय में किसी भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पानी है वहां पे उस पानी में पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है तो उसको हम ओलिगोट्रॉफिक कहते हैं। जब पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है उसको हम यूट्रोफिक बोलते हैं। ठीक है, ओलिगोट्रॉफिक में उस वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का जो लेवल होता है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, इससे जो उस पानी की जो प्रोडक्टिविटी होती है बहुत लो हो जाती है। ठीक है, और जो आपका डिस्ट्रोफिक होता है इसमें वाटर बॉडी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर
ऑफन एसिडिक विथ लो ऑक्सीजन एंड पुअर लाइट पेनिट्रेशन। और अगर मेसोट्रॉफिक पे जाओगे तो यहाँ पे मॉडरेट लेवल पे न्यूट्रिएंट्स लेवल एंड प्रोडक्टिविटी होती है। यूट्रोफिक पे जाओगे तो पानी में न्यूट्रिएंट्स की संख्या बढ़ जाती है, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। बेसिकली इस कारण से एल्गी ब्लूम्स रहते हैं, शैवाल बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। तो अगर किसी जल निकाय में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम हो रही है तो उसको हम ओलिगोट्रॉफिक बोलते हैं, और अगर पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको हम यूट्रोफिक कहते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज वाज क्रूशियल टू बिल्डिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स में यूज हुआ था वो क्या था, वैक्यूम ट्यूब था। वैक्यूम ट्यूब को कहा जाता है कि कंप्यूटर उस समय एक एक कमरे के बराबर हुआ करते थे। तो फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था क्या, आपका वैक्यूम ट्यूब। सेकंड पे जाओगे तो वो ट्रांजिस्टर के रूप में कन्वर्ट हो गया। थर्ड पे आओगे तो आईसी आ गई। उसके बाद सीपीयू के बहुत सारे फॉर्म आए, डुअल कोर सीपीयू बेस्ड वगैरह, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में आया था आपका क्या, वैक्यूम ट्यूब चल रहा था, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब चल रहा था। उसके बाद ट्रांजिस्टर्स आए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आई, आपका डुअल कोर सीपीयू आए, ठीक है। जो वैक्यूम ट्यूब था उसका जो आविष्कार था वो एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 1904 में किया था। बाद में इसी को ली डी फॉरेस्ट ने इलेक्ट्रोड जोड़कर इस 1906 में एक ट्रायोड विकसित किया था। तो फादर ऑफ आप कह सकते हो कि वैक्यूम ट्यूब का जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलोगे। When a same sample is selected randomly, which can be expected in the cross sectional research design। अगर हम क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन कर रहे हैं और जो सैंपल चूज कर रहे हैं वो रैंडमली कर रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल वैलिडिटी है। देखिए, जब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के माध्यम से सैम्पलिंग का चयन करते हैं तो उसकी जो एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो ही जाती है, ठीक है। क्योंकि हमने डाटा के साथ कोई फेरबदल नहीं किया है, एक तरफ से जान लो कि कोई हमने बायसनेस नहीं दिखाई है। तो आप जब क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कर रहे हो उसमें आप रैंडमली डेटा का चयन कर रहे हो तो मजबूत, मतलब आप कह सकते हो कि जो इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ये विकल्प यहाँ पे गलत हो गए हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये ऐसे ही है, ये केवल ऐसे ही सवाल है, ऐसे ही ये चारों विकल्प, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो स्ट्रांग एक्सटर्नल वैलिडिटी होगा। Which of the following research approaches suggested that theory is result of research। ठीक है, कह रहा है कि वो कौन सी रिसर्च अप्रोच में थियरी जनरेट होती है। बहुत बार इस बात को बतलाया है। वो कौन सी रिसर्च होती है, वो इंडक्टिव रिसर्च होती है, ठीक है। इंडक्टिव रिसर्च में हम क्या है, बेसिकली हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, स्पेसिफिक पैटर्न्स बनाते हैं, थियरी जनरेट करते हैं। तो जो इंडक्टिव रिसर्च होती है उसमें थियरी जनरेशन का काम होता है, ठीक है, थियरी जनरेशन का काम होता है। Which of the following is rhetorical structures in communication। रिहेटोरिकल को मतलब अलंकारिक है, मतलब कि कम्युनिकेशन को कैसे आप रिहेटोरिकल बना सकते हो। पैरा लैंग्वेज को छोड़ दो, बाकी बोलिस्टर, फॉर्म, स्टाइल एंड नैरेटिव इसका राइट आंसर होगा। BCD इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बोलिस्टर क्या होता है कि जैसे आप कम्युनिकेशन के दौरान कोई आर्गुमेंट दे रहे हो, उस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो बातें बोलते हैं उसको बोलिस्टर बोलते हैं। फॉर्म का मतलब है स्ट्रक्चर फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन द मैसेज, जो आप मैसेज डिलीवर कर रहे हो उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको आपने कैसे बॉन्ड किया है। स्टाइल का मतलब है किस वे से आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, क्या आपका टोन है, क्या जैसे कोई भी एक बात हम बोले तो वही बात एक तरीके से बोलेंगे बुरा लगेगा, दूसरे तरीके से बोलेंगे तो नहीं बुरा लगेगा। तो स्टाइल क्या है, दूसरा नैरेटिव, ठीक है। स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट्स क्या है, आपका मीनिंग क्या है, आप क्या कन्वे करना चाहते हो, ये सारी बातें। तो BCDE आप किसी भी कम्युनिकेशन में रिहेटोरिकल कंपोनेंट्स के रूप में आप देख सकते हो इसको, कि ये आपके कम्युनिकेशन में 4 चांद लगाती हैं, ऐसे जान लो, आपको कम्युनिकेशन को इनहेंस करती हैं, ठीक है। तो बोलिस्टर, फॉर्म, स्टाइल एंड नैरेटिव इसका राइट आंसर है। Which of the following universities in the ancient India are the multidisciplinary। देखिए, अब इसको तो वैसे तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद होना चाहिए, लेकिन अब आप इसको नहीं याद है तो देखिए एक तरीका है यहाँ पे। देखिए ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये प्राचीन यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये जो BHU है 1916 में स्थापित हुई थी। इस हिसाब से अगर इसको इल्यूमिनेट करोगे तो BCD इसका राइट आंसर बन जाएगा और सही भी है, ठीक है, और सही भी है। नेक्स्ट ऑन है आइडेंटिफाई द फैलेसी इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कि इस स्टेटमेंट कौन सी फैलेसी है, लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है। कह रहा है कि भाई एटम्स आर इन द रैंडम मोशन, जो एटम्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं। द कुतुब मीनार इज मेड ऑफ एटम्स, देयरफॉर
कुतुब मीनार इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन। यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो एटम्स अणु होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पार्ट को क्या किया गया, पार्ट को सब में टोटल में जनरलाइज्ड किया गया। जब भी आप पार्ट के किसी फीचर के आधार पे टोटल में सभी में उसको जनरलाइज्ड कर देते हो तो वो होता है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन इसका मतलब क्या होता है कि भाई जब आप कोई किसी मतलब से कोई किसी भी घर का किसी भी पेड़ का छोटा भाग होता है, छोटा भाग को सत्य मानकर उसी के आधार पर पूरे को कंप्लीट को सत्य मान लेते हो तो आप कहते हो कि यहाँ पे फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। जैसे 10 खिलाड़ी 10 में से आपने एक को देखा, एक बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा था, आपने बोला कि 10 बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे होंगे। किसी एक बच्चे को आप लेते हैं क्लास में, वो अच्छा बच्चा है, बहुत मेहनत करता है, वो तेज है पढ़ने, उसको देख के आप कह रहे हो कि पूरी क्लास में बच्चे तेज हैं, तो ये क्या है, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन है, ध्यान में रखिएगा। अब ये व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान का ये फीचर क्या, देखिए एकदम बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कहानी खत्म। अब इसका ये है भाई उस समय कुछ परीक्षा अनुसंधान इकाइयों की स्थापना करने की बात की गई थी किसमें, थर्ड 5 ईयर प्लान में। हमने भी इसको देखा है आपके PYQs के माध्यम से ही, ठीक है, जो यूजीसी ने वेबसाइट जो यूजीसी ने आंसर की दी थी उसी की के माध्यम से देखा था। बहुत अच्छा डाटा इसका हमारे पास भी उपलब्ध नहीं है, अगर बहुत अच्छा डाटा हो तो आप हमारे साथ भी शेयर करिएगा, ठीक है। पूरी 5 ईयर प्लानिंग का हमने जो बनाया है वो जितने भी अब तक के 5 ईयर से संबंधित सवाल आए हैं उसी को कलेक्ट करके हमने इन चीजों को बनाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है ये भाई, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, +3 -3 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चला हुआ है, आप इसको कर लीजिएगा। हम जानते हैं आप सभी लोग इसको कर भी लिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑन, अब कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो सैम्पलिंग टेक्निक्स है दो होती है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया है, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये प्रोबेबिलिटी है, एंड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग ये प्रोबेबिलिटी है, बाकी सभी क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी है। तो ए एंड सी इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, ए एंड सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, सब हमने आपको पहले से बतलाया है। देखिए मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में चलोगे सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर, और क्लस्टर में ही मल्टी स्टेज सैम्पलिंग आती है। नॉन प्रोबेबिलिटी की तरफ चलोगे कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल जिसी को डेलिब्रेट एंड हम पर्पजिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं। इसके अलावा कोटा है, इसको डायमेंशनल सैम्पलिंग भी बोला जाता है। इसके अलावा स्नोबॉल सैम्पलिंग है, ये सैम्पलिंग है, आप इसको याद कर लीजिएगा। SSSC इसको ध्यान में रखिएगा। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सब याद हो जाएंगी, बाकी जो बचती है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाएंगी, ठीक है। बहुत बार इसको पढ़ाया है, बाकी आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का एसेंशियल एलिमेंट्स कौन सा है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे टेक्निकल भाई मास कम्युनिकेशन हो रहा है, तो अगर अब जैसे वाली फिजिकली नहीं हो रहा है, तो जब हम मास कम्युनिकेशन टेक्निकल लेवल पे करेंगे या डिवाइसेज के माध्यम से करेंगे तो टेक्निकल ज्ञान होना चाहिए। लार्ज ऑडियंस होती है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन भी इसमें होता है, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है पूरी तरीके से। BCD आप कह सकते हो राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जर्वेशन यहाँ कोई आवश्यक टर्म नहीं है, ठीक है, तो आप इसको हटा के बाकी BCD को राइट आंसर के रूप में डिनोट कर सकते हो। इसको लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी हमने बतलाया था। फीचर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन में चलोगे भाई, वाइड रीच होती है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, मीडिएटेड कम्युनिकेशन होता है, मास ऑडियंस होती है, सोशल इन्फ्लुएंस इसका ज़्यादा होता है। जो नेता होते हैं वो भाई नैरेटिव तैयार करके बहुत बड़े मात्रा में प्रभाव डाल लेते हैं। प्रोफेशनल प्रोटेक्शन होता है इसका। फ्रीडम एंड टाइम एंड स्पेस होता है, समय स्थान की स्वतंत्रता होती है। कमर्शियल पर्पज से बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। दूसरा एडिटिंग एंड कंट्रोल किया जा सकता है, और रैपिड ट्रांसमिशन भी होता है। लेकिन जब ये मास कम्युनिकेशन अगर जैसे नेता जब लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं वहां पे एडिटिंग एंड कंट्रोलिंग अगर ऐसे मतलब कि फिजिकली हो रहा है तो वहां पे एडिटिंग करना कठिन हो जाता है। इसीलिए तो बहुत सारी वीडियोज आपको देखने को मिल जाती हैं, जब आप कह सकते हो कि भाई वो बाद में उस पर सफाई देते हैं कि भाई गलती से हो गया, गलती क्योंकि एडिटिंग वहां पे पॉसिबल नहीं थी, नहीं तो अगर डिजिटल होता तो एडिटिंग हो जाती है, ठीक है, और रैपिड ट्रांसमिशन होता है। इतनी बातें आप मास कम्युनिकेशन से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, बाबा साहेब अम्बेडकर वाज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है, ध्यान में रखिएगा। BCD इसका राइट आंसर है, अर्थात जो आपका खालसा कॉलेज था, दूसरा सिद्धार्थ कॉलेज था, और मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद का था। इससे आपके जो अम्बेडकर साहब थे वो एसोसिएट करते हैं, बाकी को
क्वेश्चन नंबर 44 है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि ह्यूमैनिटीज के विषयों को, मतलब कि ह्यूमैनिटीज के विषय को कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ह्यूमैनिटीज को स्टेम सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करने की सिफारिश की गई है। स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा वो ABCD होगा। तो स्टेम का मतलब है कि स्टेम सब्जेक्ट्स में 4 सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसी को ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करने की बात की गई है मॉडर्न एजुकेशन में, ठीक है। तो ये एक प्रकार का इंटरडिसिप्लिनरी मॉडल को प्रमोट करता है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, एथिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को कराई और समझाई जाती है, जिससे बच्चे बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ लेते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स आता है। तो ह्यूमैनिटीज को साइंस, मैथमेटिक्स, या हम कहें कि ह्यूमैनिटीज को स्टेम सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करने की सिफारिश की गई है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा गया है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। फ्रेगमेंटेड यूनिवर्सिटीज, इसको तो खत्म करने की बात की गई है। ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज, ये भी नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेट ग्रुप्स इन एजुकेशन, इसकी भी बात नहीं है। जो इसका ऑब्जेक्टिव है NEP 2020 का, वो है भाई नॉलेज हब्स क्रिएट करना, ठीक है, ज्ञान के केंद्र को बनाने की बात की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा C होगा, नॉलेज हब्स, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नॉलेज हब्स को क्रिएट करने की बात की गई, नॉलेज हब्स को विकसित करने की बात की गई है। नॉलेज हब्स का मतलब है कि एक ऐसा केंद्र, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, क्वालिटी को प्रमोट किया जाए। मतलब आप इसको भी देखेंगे पिछले कुछ समय में UGC ने क्या किया कि एक गाइडलाइन जारी की कि जो केवल BTC कॉलेज हैं, जो केवल B.Ed कॉलेज हैं, इनको भाई एक तरफ से गाइडलाइन दी गई है कि आप अपने आप को मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में कन्वर्ट कर लीजिए, अर्थात एक ऐसे संस्थान के रूप में हो जाइए जिसमें BA, MA वगैरह की पढ़ाई होती हो, या BSc या अन्य ट्रेड्स की पढ़ाई होती हो। आप खुद को इस रूप में स्थापित कर लीजिए। केवल B.Ed या BTC के अगर आपके कॉलेजेज हैं तो हम उसको मान्यता उसकी रद्द करेंगे, ऐसे संस्थान अब आगे नहीं चलने देंगे। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि भाई कि आप अपने आप में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, क्वालिटी को प्रमोट करिए। फ्रेगमेंटेड यूनिवर्सिटीज को कन्वर्ट करके, मतलब कि ट्रांसफॉर्म करके बड़ी और मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में बदलने की बात इसको की गई। तो यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव था NEP 2020 का, तो ऑप्शन के हिसाब से मोर एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो नॉलेज हब्स को क्रिएट करने की बात की गई। अगर इसके की ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे NEP 2020 के, तो अब यहाँ पे डिटेल में तो नहीं चलेंगे, लेकिन देख लीजिए यूनिवर्सल एक्सेस की बात की गई, फिर ऑल लेवल्स पे एजुकेशन उपलब्ध कराने की बात है। ECCE अर्थात अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की गई, फाउंडेशनल लर्निंग के लिए करिकुलम एंड पेडागोजी रिफॉर्म की बात की गई, मल्टी लैंग्वेजिज्म की बात की गई, इक्विटी एंड इंक्लूजन की बात हुई है, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हुई है, टीचिंग एंड लर्निंग के फील्ड में टीचिंग, ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट की बात की गई, वोकेशनल एजुकेशन, हायर एजुकेशन में रिफॉर्म लाने की बात हुई, और असेसमेंट करने की रिफॉर्म की फोकस करें कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। तो ये कुछ एक की ऑब्जेक्टिव है NEP 2020 के कि यूनिवर्सल एक्सेस हो, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात हो, करिकुलम एंड पेडागोजी को रिफॉर्म करने की बात हुई, मल्टी लैंग्वेजिज्म की बात हुई, इक्विटी एंड इंक्लूजन, इंटीग्रेशन एंड टेक्नोलॉजी, टीचर ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट की बात, वोकेशनल एजुकेशन, हायर एजुकेशन रिफॉर्म हुई, और मतलब कि इस रिफॉर्म का असेसमेंट करने की बात हुई कि इस तरह ये फोकस करके कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया जा सके। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 45 तक कवर किया। लास्ट के 46 से 50 तक कंप्रेहेंशन के क्वेश्चन होते हैं, उसको मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। 2-4-10 पैराग्राफ की बाकायदा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को आप हैंडल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये जो PYQs हमने कराया है 21 अगस्त 2024 का, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।